जगह गलत हुआ है। जवाब भाई साहब उठ के तुरंत नहीं देंगे, क्या बात करते हैं आप, मैं आपको बताता हूँ, नहीं। जब अध्यक्ष जी को अगर वो पूरी बात मालूम है, हो सकता है उनको पूरा बात मालूम हो, वही अपने आप जवाब दे दे। ना तो आप डायरेक्टली किसी के संबोधन में करेंगे, ना वो व्यक्ति उसका जवाब देगा, आपस में कहीं पर भी नहीं। जो कुछ होगा मंच के माध्यम से होगा, डेमोक्रेटिक वे ये है। वरना मैं तो रास्ता देखता हूँ, आप कब खड़े हुए, अरे आपने तो विषय को तैयार नहीं किया, बोला भी नहीं, तब तक तो वो खड़े भी हो गए। मालूम है कि आप तो मेरे लिए बोलने वाले हैं। होता ही है, हर जगह होता है, मेरे भी गांव में होता है। लेकिन इसको संभालने का तरीका यही है कि कोई डायरेक्टली आपस में नहीं बोलेगा। मंच नहीं अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप आपस में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ से जवाब आएगा अगर आपको उचित लगे तो। कई बार प्रश्नों में से उपप्रश्न तैयार हो जाते हैं। हमने एक विषय लिया, होता है बैठकों में भी बैठकें शुरू हो जाती है ना, ये होता है। तो इसलिए थोड़ा समय आप थोड़ा इधर देख लीजिए, बाद में मैं आपसे बात करूंगा। जब अगला मुद्दा यही है कि सदस्यों को आपस में बात करने से रोके, वरना हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पे वो पिछली बैठक में क्या था, पिछले सत्र में क्या हुआ था, उन्होंने उनको क्या बोला था, अब आज ये बोल रहे हैं, इन्होंने अपने जब भी क्या किया था, ये सब शुरू हो जाता है। प्लीज वो, क्योंकि मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मीटिंग हेवायर हो जाती है और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती है। मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास भी मंच से होना चाहिए। सुबह जब जरूरत थी तो हमने कुछ सदस्यों को हाथ पकड़ के वहां तक लाए, मंच तक, कि नहीं इनको तो सिखाना ही है। सोमानी जी में कितना फर्क पड़ गया, उन्होंने चैलेंज ले लिया, अगली बार तो मैं भाषण करूंगा। अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर कौन लाएगा साहब, नेतृत्व तो लाएगा। जब आप शीर्षस्थ स्तर पे बैठ गए, फिर सामने बैठा हुआ हर कार्यकर्ता अध्यक्ष का ही है। भले ही इलेक्शन हुआ हो और मुझे वोट नहीं दिया था भाई साहब ने, लेकिन मैं अध्यक्ष बन गया ना। मैं एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूँ कि मैं इलेक्शन में खड़ा रहा, भाई साहब ने मुझे वोट नहीं दिया, इन्होंने बहुत काम किया मेरे लिए, आज मैं अध्यक्ष तो बन गया ना। उसके बाद मेरे दिल में आपके लिए, अरे आप तो उसमें आपको इतनी हिम्मत तो थी कि आपने स्पष्टता से बोला कि नहीं यार मेरी इच्छा है कि डेमोक्रेसी है ना, हर एक को अधिकार है। ज्यादा लोगों ने आपको चाहा तभी तो आप बने। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको सबको चाहना है। अब ये वो सब्जी में नमक ही चलता है साहब, नमक में सब्जी डालोगे ना पूरा खरा हो जाएगा। मैं साधु संत तो अपन है नहीं, हम भी मानव ही है, इसलिए सब्जी में नमक ही डालिए, नमक में सब्जी मत डालिए। आप सब समझदार हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझते हैं, है ना, उतना ही रखिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप इनको नहीं बना सकते, हमने उनको बना दिया, इस गलतफहमी में हम रह सकते हैं, लेकिन वो बनते नहीं है। समय आने पे सब सामने आ जाता है। मैंने पहले भी बोला था, कुछ सदस्यों को मीटिंग में हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ रहते हैं नॉलेजेबल, उन्होंने कई सालों से काम किया रहता है, तो फिर वो तो ऐसे लोगों का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ऐसे लोगों को तो आपको किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पहले खड़ा कर देना चाहिए। लेकिन उनकी देखिए, अगर वो उनकी वो भूख अगर पूरी नहीं की आपने, तो आपको दिन भर तकलीफ देंगे। तो ये देखिए कि मैं इस व्यक्ति की अगर ये बोलेगा तो सही, तो क्यों ना मैं पहले से सोचूं कि अभी हम गए थे वृंदावन, और वृंदावन में क्या बढ़िया मीटिंग हुई, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भाई जी बताएंगे। अब हो गया भाई जी का
अभी ये भाई जी जब यहाँ कुर्सी थी उनका के भी मुझे सम्मान दे दिया। ये सब हमको संगठन चलाने में ये छोटे छोटे रूप से आवश्यक है। ये करने के लिए किसी एक को ऐसे आपको मालूम है मीटिंग में वो 80-20 पीपल 20% पीपल क्रिएट 80% प्रॉब्लम। सब नहीं करते थे 20% वो 20% के तो हैंडल करना है ना, बाकी तो 80% अच्छे ही है। तो वो 20% को हैंडल करने का नैक उसकी पूर्व तैयारी अपनी होनी चाहिए। आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होनी ही होनी है। सब जो निर्णय होते हैं ना, हर निर्णय का बाद में एक थोड़ा सार हो जाना चाहिए। तो चलो ये अपनी चर्चा हुई और अंत में हमने ये निर्णय लिया, ऐसा एक बार सदन में जरूर रख देना चाहिए ताकि हर किसी को ये लगे कि बाद में जब आप मिनट्स लिखते हैं ना तब वो होता है। आजकल तो इतना रिस्ट्रिक्शन ला दिया साहब, हम कुछ गलत बोल नहीं सकते मीटिंग में, इतना वीडियो हो रहा है। एक वीडियो अगर कभी महासभा में चले जाए, सरकार जी ये बोल के चले गए, अपनी तो नौकरी गई। कम से कम इतना नहीं भी हो सका तो कम से कम रिकॉर्डिंग की व्यवस्था बहुत आसान हो गई है, इसमें सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। उसके दो फायदे, मैं बात करके मुकर नहीं सकता, दूसरा किसने क्या बोला था अपने आप रिकॉर्डिंग, उस स्मरण शक्ति को बहुत प्रदेश मंत्री को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं लगता उसको। ये अगर हमने कर लिया तो बाद में मिनट्स बनाने में भी काम आता है। और निश्चित तौर पे हम माइफिल समाज है, फिर भी इससे पहले हम देश के लिए काम करते हैं। हर मीटिंग का समापन राष्ट्रगीत से ही हो, ये भी हमें देखना ही चाहिए। ये सब मैंने बात की बैठकों के दरमियान की। अब हो गई भाई, बहुत झंझट थी, हर मीटिंग में जाते थे, वो कार्यकर्ता प्रशिक्षण लिया कि नहीं, हो गया। आज शाम को बोलेंगे, शाम को बोलेंगे, लेकिन वहां काम खत्म नहीं होता साहब, बैठक के पश्चात भी कुछ काम करने होते हैं, उसके बगैर नहीं होते। वो कौन से हैं? एक तो मैंने बोला जो सक्रिय सदस्य थे उनका आपको सम्मान करना है। बैठक का वृत्तांत मिनट्स, मुझे भाई साहब ने कहा था कि मिनट्स कैसे लिखे इसके बारे में बताइए। अब मीटिंग, अब उसको कार्य वृत्तांत में क्या होता है कि जो बैठक में हुआ वो आपको लिखना है। अगर उसका एक लाइन में डेफिनेशन बोले तो कार्य वृत्त क्या हुआ, जो हुआ वो लिखना है। तो सुबह से भाई साहब आए, काले रंग का टी शर्ट पहना, बहुत जोरदार था, साथ में बहुत ये भी था, उनके साथ में भाभी जी की साड़ी इतनी बढ़िया थी, क्या बताऊं। ये इतिवृत्त नहीं है, इतिवृत्त में भी ये भी नहीं है कि भाई साहब ने 6 बार उठ के टोका, ये भी इतिवृत्त नहीं है। इतिवृत्त यह है कि क्या विषय पे चर्चा हुई। एक तो विषय बहुत स्पष्ट था, इतिवृत्त में अमुक विषय पे चर्चा हुई, प्रदेश का एक अपने सामाजिक उत्थान के लिए अगर एक ट्रस्ट बनाने की योजना के ऊपर चर्चा हुई, ये हुआ स्पष्ट विषय। ये विषय पे बहुत चर्चा हुई। इस विषय के चर्चा में 1, 2, 3, 5, 6 इतने लोगों ने बहुत ज्यादा अपने विचार रखे। बहुत क्या विचार रखे, ऐसे शब्द शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने यह कह दिया होगा कि इसके लिए मेरा 5 लाख रुपए का डोनेशन है, वो लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए। कोई ये कहे कि मैं ये काम करने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, वो लिखना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा काम तो किया नहीं, लेकिन 6 सुझाव दे दिए, वो सब के सब आने की पूरी चर्चा हुई। निर्णय क्या हुआ? ऑब्जेक्शन में आपको बताता हूँ कौन सा ऑब्जेक्शन, क्योंकि सब ऑब्जेक्शन भी हर ऑब्जेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। वो ऑब्जेक्शन में इतना सब्सटेंस होना चाहिए कि वो अगर लिखने से कहीं, अगर किसी ने कहा कि आप ये कर रहे हैं, ये संविधान से गलत है,
ऐसा ऑब्जेक्शन जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा खास्ता वो आदमी सही होगा तो वो आगे आपको पकड़ेगा। लेकिन जो नहीं समाज को अभी इस पे ध्यान नहीं दिया, आप तो बात कर रहे हैं समाज के उत्थान की, और क्योंकि मेरा सत्र आपसे पहले वाला था, मैंने किया नहीं, लोग कंपेयर करेंगे यार जनता जी के सत्र में कुछ नहीं हुआ, देखो राठी जी ने कितना काम कर लिया, तो मैं उठ के बोलता हूँ नहीं ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे उद्देश्य वाले ऑब्जेक्शन को उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये है कि उसकी कार्य क्षेत्र, उसकी परिणति, इसके बारे में अगर किसी का ऑब्जेक्शन हो, वो भी बहुत संक्षेप में मुख्य विषय से इनके विचार मेल नहीं खाते थे, उनका सुझाव ऐसा था। इतने में बहुत लंबे शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड लिखने की कभी भी जरूरत नहीं होती। आपका वृत्तांत बहुत तक हमने सामने बोल दिया था। पिछले कार्य समिति कार्यकारी मंडल का जो इतिवृत्त आया महासभा का, लगभग 27 पेज का था। 27 पेज का कार्य कौन पढ़ेगा? और वो 27 पेज में 3 लाइन ऐसी कहीं बीच में घुसेड़ दी होगी, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। आप एक समझ लीजिए ये इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत यह है कि जब आगे कभी ऐसा ही विषय आएगा, तब मैं अगर 20 साल पहले बोलूं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड बनता है, पक्का रिकॉर्ड बनता है संस्था की, ये एक हिस्ट्री बन गई है, ये आपने निर्णय लिया हुआ ऑफिशियल होता है। तो इसलिए इसको रखना चाहिए, और जो मुख्य बिंदु शॉर्ट में लिखे गए, कोई विषय अपने, मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे ये विषय मेरे चाह के विरुद्ध गया, उसको नहीं लिखा, ऐसा कभी ना हो सकता है अल्टीमेटली ये सदन आपका है। संपत जी, आपकी माफी चाहते हुए बोल रहा हूं। राम कुमार जी मुतड़ा अपने महामंत्री थे, उनका एक वाक्य है, भाई साहब आप तो है सेठ, हम है मुनीम, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। अब सेठ को अगर सेठ जैसा रहते नहीं आया तो मुनीम क्या करे? सेठ को मालूम ही नहीं कि आप सेठ हैं, सेठ एक जगह आ नहीं रहे, मुनीम का फायदा ही होगा। इसमें से बात को शब्दशः लेने की बात नहीं है, सदन का विचार ही सबसे बड़ा होता है, और सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट वो होता है जो सदन का विचार समझे, ज्यादा लोगों की इच्छा क्या है ये समझे, और वैसे कार्यक्रमों का आयोजन किए। कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी कि लोग आते क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं कभी कि लोगों के चाहिए क्या है। हमने कभी ये बात को विचार विमर्श नहीं किया कि कौन से कार्यक्रम लेने से लोग आएंगे। अगर ये संगठन लोगों का है तो ज्यादा लोग किस विषय के कार्यक्रम लेने से आएंगे, इसके ऊपर भी अगर आप चर्चा करें तो लोग अपने आप आएंगे। हमें लोगों के लिए बैठा है साहब, मेरे नाम के ऊपर अध्यक्ष लिखने के लिए नहीं बैठाया है, लोगों का काम करने के लिए बैठाया है। ये बहुत स्पष्ट है, ये मेरे लिए भी लागू होता है, संपत जी के लिए लागू होता है, आगे जितने अध्यक्ष आने वाले हैं ना सब पे लागू होता है। जो आगे कहीं के भी अध्यक्ष बनने के इच्छुक है वो समझ ले इस बात को। ये हम अध्यक्ष अपने लिए नहीं बने, संगठन के लिए बने। इसलिए ये जिम्मेदारी है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनका सम्मान किया जाए, बैठक का भुगतान दिया जाए। जो अतिथि आते हैं ना, ये जरूर से एक छोटी सी 2 लाइन का पत्र, आभार पत्र उन्हें देना चाहिए। जो आयोजक संस्था थी, मान लीजिए कि आपका आयोजन, प्रदेश का आयोजन किसी जिला ने किया, उनको भी एक आभार पत्र, ये सब जाना चाहिए। और एक सबसे आखिरी है, जो निर्णय लिए उस पर अमल करना चाहिए, है ना? जो निर्णय लिए उस पर अमल करना चाहिए, तब जाके वो बैठक कहीं सक्सेसफुल हुई, ऐसा ही माना जाएगा।
ये सब अपने हैं बैठक कैसे करें और उसके लिए जो शिष्टाचार, उसकी कार्य पद्धति, ये अगर हम करते हैं, इस प्रकार से अगर अपनी बैठकों को करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपका सत्र, आपका कार्यकाल ये इफेक्टिव नहीं होगा, कोई कारण नहीं। मैंने आपको जो ये जितना बात कही, इसमें अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं चाहूँगा कि आप वो सवाल पूछें। मैं जानता हूँ चाय का टाइम हो गया है। अधिकारियों के कार्यभार भी उनकी जो उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त मंत्री हैं, कार्यालय मंत्री हैं, मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। आप थोड़ा बता दें। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसको आप थोड़ा मोटा मोटी लेना, क्योंकि अभी तक हमने ये सब बातों को अपने संविधान में लिखा नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये बाय एंड लार्ज जो संस्थाओं में, इंटरनेशनली बोल रहा हूँ मैं आपको, वहां पर जो होता है ना, वो मैं जिम्मेदारी बोल रहा हूँ। मैं शुरुआत कोषाध्यक्ष से करूं। कोषाध्यक्ष ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सत्र शुरू होने से पहले कोषाध्यक्ष का सबसे पहला काम होता है अपने सत्र का बजट बनाना। मैं पूछूंगा नहीं कि कितने लोग बनाते हैं, मुझे मालूम है जवाब क्या आने वाला है। मैं किसी कोषाध्यक्ष को पूछूंगा भी नहीं कि आप कोषाध्यक्ष कितने हैं। वो बोलेंगे साहब मुझे अभी तक किसी ने बनाया देखा नहीं। थोड़ी देर पहले इसकी भी बात हो रही थी कि ये अपने सब खर्चे चले कैसे। आप बड़े सौभाग्यशाली है कि सब भामाशाहों के नगरी में रहते हैं। मैं एक मिनट आपसे माफी चाहूँगा, लेकिन जो छोटे जिले हैं जहाँ ज़्यादा इतना फंड्स का आयोजन नहीं हो सकता है, तो अगर बजट आपका बना हुआ रहेगा तो कार्यकारी मंडल से हमने सत्र की शुल्क लेना चाहिए। जो सदस्य है उनसे भी सदस्यता शुल्क लेना चाहिए। कितना होना चाहिए ये आपको उस स्तर पे बैठ के निर्णय लेना है। और ये अगर आप करेंगे, ये एक मुख्य काम है कोषाध्यक्ष का कि पहले अपना बजट तैयार करें। वो बजट तैयार करके उसमें मंजूरी लें। सिर्फ तैयार करके उनको पावर नहीं है कि उन्होंने बना लिया और वो उतने खर्चे, वो आपको कार्यकारी मंडल में प्रस्तुत करके उसकी मंजूरी देनी चाहिए। और फिर वो शुल्क जमा करना, उस खर्चों को उसमें उतना बजट करना। अगर कोई खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो इन बिटवीन भी आप उसकी बात कर सकते हैं कि हमने सोचा तो ऐसा था, लेकिन ऐसा हुआ, शायद यहाँ अंदेशा है कि हमें ये कम होगा। आपसे फिर मैं हाउस से परमिशन लेके वो बजट को रीअलोकेशन करना, ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। और समय समय पे ये हिसाब सदन के सामने रखना चाहिए। जितनी स्पष्टता फाइनेंशियल अपनी रहेगी, अपने संगठन के प्रति अपनी विश्वासार्हता उतनी बढ़ेगी। आपको किसी भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो वो डोनर के। एक बात और करनी चाहिए साहब, हमने किसी प्रोग्राम के लिए, आज हमने सोमानी जी के लिए ये उनसे ये प्रोग्राम के लिए ये मांगा है। एक अगर हम करें, सोमानी जी ने आपसे कबूल किया, तब उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला होगा कि आपको मुझे हिसाब देना है। अगर हम ये प्रोग्राम होने के बाद में अगर हम एक छोटा सा चिट्ठा उनको दे, वैसा आपने हमको ये राशि दी थी, देखिए ऐसा खर्चा हुआ, वो आपको ये बोलने वाले यार मैंने आपको मांगा था क्या, मेरा क्या आपके ऊपर विश्वास नहीं है क्या, ये कैसे आपने बात कर दी। लेकिन मैं आपको 100% बोलता हूँ, वो कागज जब वो देखेंगे उनको अच्छा ही लगेगा। ये तो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है भाव, उसमें से वो बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम लगाई तो आपको कि आपने जो पैसा लिया, आपके ऊपर कंट्रोल आ गया कि अगर बच गया है भाई जी 2000 रुपये बच गए, जो हमने
वो कभी वापस लेने वाले नहीं है। वो 2000 बच गए, हमने हमारे जनरल इसमें ऐड कर दिए, कम पड़ गए, हमने उसमें जगह आप डिफरेंस मांगने के लिए आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब लोगों को देंगे, ऐसा ही हिसाब हमें अपने कार्यकारी मंडल को कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार देना चाहिए और सत्र पूरे होने के बाद ऑडिट करवा के देना चाहिए। ये हुआ कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। उपाध्यक्ष की ये निश्चित जिम्मेदारी है। देखिए साहब, उपाध्यक्ष जब आप बनते हैं ना, तो आप अध्यक्ष की बिल्कुल एक स्टेज नीचे होते हैं। उपाध्यक्ष के बाद में क्या? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष के बाद तो अध्यक्ष है ना, तो उतनी जिम्मेदारी आपने ली क्या? आप अगर उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां से आप पूरा नेतृत्व देने के लिए काबिल माने जा सकते हैं, तो उस व्यक्ति ने उस विभाग का वो लगभग अध्यक्ष हुआ। आपके अगर 4 अंचल है, उसका वो उपाध्यक्ष हुआ, मतलब लगभग उस विभाग का वो अध्यक्ष हुआ। उस विभाग की उतनी जानकारी उसके पास हमेशा रहनी चाहिए कि मेरी जिला सभाओं की हालत क्या है, मेरे स्थानिक लोगों की क्या है, वहाँ की झंझटें क्या है, कैसी सॉल्व की है, उसमें उतनी सक्रियता रहे और संगठन के जितने भी विषय हैं वो विषय उस विभाग तक पहुँचाना और उधर की फिर से ला कर देना, ये जिम्मेदारी। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने कहा कि फी जमा करना है। किसी एक विभाग से असहयोग आ रहा है, कौन करेगा उसमें सहयोग? उपाध्यक्ष करेंगे। उस विभाग के उपाध्यक्ष उनको वो फी वसूली में मदद करेंगे ना। आज कार्यक्रम करना था, आपके यहाँ से सब विभाग से है, आपने लोगों को बुलाया होगा। उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि अपने अपने विभागों से कार्यकर्ताओं को लाए। इस प्रकार से जो भी प्रदेश के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने विभाग की पूर्ण सहभागिता हो, ये जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की है। सेक्रेटरी, महामंत्री अगर ये पूरे इसमें, तो बात को गलत मत समझना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, वो सच्चाई है कि मैंने हाईएस्ट काम सचिव के काम किए हैं मेरे पूरे लाइफ में, और उसको मैं बोलता हूँ कोलू का बैल। सबसे ज्यादा काम संगठन में मंत्री को ही करना पड़ता है। ये पूरा पत्राचार आया, सबसे कोऑर्डिनेशन करना, जितने पदाधिकारी है उनसे करना, उसके नीचे वालों को करना, कोई जिला कमजोर हो रहा है क्या, उधर भी ध्यान रखना है, जितना पत्राचार है उनको जवाब देना है। ये सब बातों का ऊपर से आया कुछ तो नीचे तक पहुंचाना है, नीचे से आया तो ऊपर तक पहुंचाना है। ये सब काम बैठक के दरमियान आपको मैंने बताया संचालन को करना है। उसके बाद वो एजेंडा मैंने आपको कैसे बनाना है लिख दिया, एक पॉइंट वहां से छूट गया। एजेंडा भेजने की बनाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है, सेक्रेटरी बनाता है, लेकिन अध्यक्ष के अनुमति से, सहमति से, परामर्श से। ऐसा नहीं हो सकता है कि सचिव जी, महामंत्री जी अपने घर के बैठ के एजेंडा बना लिए, अध्यक्ष जी को पता ही नहीं। उसके नीचे साइन जो होता है ना, वो एजेंडा के नीचे वो होता है महामंत्री का, लेकिन वो बनता है दोनों के, तीनों के सहमति से। तो ऐसे ही जब वो काम करते हैं ना, उनको अध्यक्ष का राइट हैंड बनके काम करना पड़ता है। जितने भी पदाधिकारी है उनको अपने अध्यक्ष का राइट हैंड करके करना पड़ता है। अब सबसे बड़े रहे अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी क्या है? निर्णय लेना, सबको साथ लेकर चले। बहुत सही कहा आपने। सबके, ये 2 शब्द आए थे, निर्णय लेना और सबके साथ मिलकर निर्णय लेना। देखिए, एक कला है कि सबको अपने साथ कर ले, या अपना विचार सबको स्वीकार करा, आइदर कन्विंस और गेट कन्विंस्ड।
एक तो सभा का विचार क्या है, अगर सभा का विचार मेरे विचार से भी अच्छा है तो मुझ में इतनी हिम्मत चाहिए कि मैंने सोचा उससे ज्यादा काबिलियत वाले मेरे सहकारी हैं। साहब, अध्यक्ष का नेतृत्व का सबसे बड़ा काम है दूसरों को बड़ा करना। लीडर इज वन हु क्रिएट्स लीडर। जो दूसरों को नेतृत्व दे सके, दूसरों में नेतृत्व कला कर सके, वो सही नेता है। सिर्फ जी हुजूरी जिसको अच्छे लगे, सामने तो लोग कर देंगे ना, आपका सत्र है तब तक कर देंगे, लेकिन अगर वही रहा तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नेतृत्व को सबको साथ में लेना पड़ेगा। जो संवैधानिक जिम्मेदारियां मैंने कहा, मीटिंग के वो सेंटर में बैठ के जब बैठते ना, तो साहब वो नीचे कांटों वाला ताज है, वो तो ताज दिखता है, बहुत अच्छा लगता है बीच में बैठना। जब वो अंत में वाला व्यक्ति वहां खड़ा होके, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे जैसा वहां बैठता है, तो फिर बराबर वहां से गाड़ी करता है। ऐसे सबको संभालना, ये भी वो बड़ा कांटों वाला ताज है। अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन, ये सब देकर भी, हाँ भाई जी, अध्यक्ष बनने के बाद में जिस व्यक्ति ने घर में अपने गिलास उठा के पानी नहीं पियाना, यहाँ आके प्लेट उठाते मैंने देखा है। अध्यक्ष पद सब करवा लेता है साहब, क्योंकि दूसरों के लिए काम करना आदमी तब सीखता ही है, करना ही पड़ता है। ये सब वहां से आता है, वो करने की तैयारी रखना चाहिए। ये सब अध्यक्ष का काम है। जब भी मौका मिले, जो कुछ अच्छा हुआ मेरी ये समितियों ने किया, कहीं कमी रह गई होगी तो मैं उनको सूचना देने में कम पड़ा। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये भाव होना चाहिए साहब। शब्द तो खोखले होते हैं। आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको आंखें बंद करने की इसलिए बोली गई थी गीता साहब बोलते वक्त, जब तक आप आंखें बंद नहीं होते ना, आप उसको कमिट नहीं होते। आपने जिस चीज ने आंखें बंद की, वो उसने उतने ही उससे वो ग्रहण किया। जब मैं ये बोलता हूँ ना कि आपको दूसरे को देते आना चाहिए ना, दिल से दीजिए, एक बार दे के तो देखिए। आप दे के देखिए, वो आपका गुलाम बन जाता है। आप श्रेय देकर कम नहीं होते साहब, श्रेय देकर आप बड़े होते हैं। एप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप में बड़ा एक विषय है एप्रिसिएशन। और जब आप दूसरे को, सामाजिक इसमें हम काम किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ हम जितने सुबह से आके बैठे हैं ना, वो भाई साहब वहाँ से आए, मैं वहाँ से आया, सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए, और कुछ नहीं है। अगर वो भी देने में हम कंजूसी करेंगे ना, अध्यक्ष जी का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी बोलिए, संगठन मंत्री, हर संगठन में संगठन मंत्री की पोस्ट नहीं होती। संगठन मंत्री के बारे में बहुत कम स्पष्टता है, लेकिन संगठन मंत्री का काम क्या है? जहां कहीं भी थोड़ी भी दरार दिखने हो, दरार होने की पॉसिबिलिटी हो, कहीं मतभेद होने की शक्यता हो, या मतभेद हो गया हो भी तो जाता है ना, मतभेद खुद ही करे तो इतनी हिम्मत इस सभागृह में होना चाहिए कि वो स्पष्टता से वहां रखकर, भाई साहब आपका जो काम है, ये पावर है साहब आपके हाउस की, मैं आपको खुला ये देता हूँ। अगर इतना कोई करता है तो आप खुले मन से उनको चैलेंज कर सकते हैं। जिनका काम है दरार से बचाना, तो खुद दरार डाल रहे हैं। हम किसी के लिमिट हैं, किसी के लिए अपने जाने आने का किराया दिया है, आप अपने से आने हो ना, तो फिर जो सही है वो बोलने में डरते था। लेकिन ये बोलते वक्त मेरा दिल
इतना मजबूत चाहिए कि मैंने कभी वैसा नहीं किया। ये बोलेगा कौन जिसने खुद नहीं किया हो। ये तो वो बोले ना भाई, अल्टीमेटली किसी भी संगठन में जो सही बात बोलने वाला हो और जो सही काम हो उसी को उचित ठहराना चाहिए। इज नॉट इट? नहीं, मैं बोलता हूँ कि सच को सच बोलो ना भाई, सच को सच बोलिए। गलती से भी गलती हो सकती है, समझिए, गलती से भी गलती हो सकती है। तो पहला मौका ये करो दीजिए कि गलती सही इंटेंशनल तो नहीं थी, और अगर इंटेंशनल नहीं थी तो ऐसा ये गलती से गलती हो गई है, उनका कोई वैयक्तिक नहीं था। हर बात को वो एंगल से हम क्यों देखें कि पिछली बार ऐसा हुआ था, इसलिए एक बार पूछ लीजिए ना, अकेले में पूछ लीजिए अध्यक्ष जी आपने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उनके पास कोई राइट जस्टिफिकेशन। अक्सर हम लोग एक वर्ड है अज्यूम, ASSUM, हम अज्यूम करते हैं, और ये अज्यूम करते हैं ना, वही सब खत्म हो जाता है। तो अज्यूम को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ASS गधा, UME अज्यूम का भाई, whenever in doubt, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, whenever in doubt ask। पूछने से हम छोटे नहीं होते साहब, लेकिन मुझे तो अहंकार है कि मैं कार्य समिति का सदस्य जिला अध्यक्ष को क्या पूछूं। पूछने से आज तक दुनिया में छोटा नहीं हुआ, ना पूछने से जरूर हुआ। पूछा नहीं, बोल गया और असलियत मालूम नहीं थी, अज्यूम किया, वो गलत था, हो गया एस। इसलिए ये संगठन में हमने अगर ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती। संगठन मंत्री का ये सहमंत्री और कार्यालय मंत्री के बारे में थोड़ा सा देखिए, सहमंत्री अपने नाम में है। मंत्री का जो काम है, जो काम ज्यादा है, उसके लिए उसको सहमंत्री दिया गया है। स्पष्ट है कि मंत्री का काम ज्यादा है तो वो दोनों के बीच में होना। सहमंत्री का काम को आप अलग से नहीं निकाल सकते। जितना मंत्री का काम है वो दोनों ने मिलके ये कर लेना चाहिए, लेकिन ये जरूर देखा जाना चाहिए कि इस सहमंत्री में भविष्य का मंत्री छुपा हुआ है। कार्यालय मंत्री ये भी अक्सर अध्यक्ष के काम करने के लिए, उनको सहयोग के लिए अक्सर होते हैं। तो जो कार्यालय का काम है, ये यहाँ पर बहुत स्पष्टता से अलग अलग इसलिए भी नहीं किया जा सकता है कि आप कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। महासभा के लेवल पर तो सचमुच इन सब जगह बहुत काम है, प्रदेश लेवल पर कहीं कहीं काम है, जिला लेवल पर संगठन मंत्री का और वो सह मंत्री का और कार्यालय मंत्री का सचमुच उतना काम नहीं होता। ऐसा मैंने ये हर जगह पे काम किया है। सर ऐसे पद क्यों रखे लेकिन मैं उस तरीके से सहमत नहीं हूँ। तरीके से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ऐसा करने के बजाय अगर आपको उस व्यक्ति में कुछ गुण दिखता है तो उसके योग्य काम दीजिए और उसको ऊपर उठाइए, बजाय उसको सहमति कर दिया और काम नहीं करने दिया खुश करने के लिए। आपके हाथ उठाया था कुछ पूछे। मैं पूछना चाहता था, कार्यालय मंत्री सिर्फ अध्यक्ष महोदय को क्यों दिया जाता है? नहीं, जबकि कार्यभार मंत्री के पास सबसे ज्यादा। साहब दोनों जगह जहाँ पे है ना, महासभा में दोनों ऑफिस के लिए अलग जगह है। उसका कारण भी क्या है ना, सभापति बैठे हैं जोधपुर में, मंत्री जी बैठे हैं भदोई में, उधर बैठे हैं। अब इतने दूर दूर बैठे हैं, रोज आना मिलना नहीं हो सकता है। उनका काम सचमुच इतना बड़ा है तो उनके लिए दोनों के लिए एक एक है। ये आप अपने उस लेवल पे तय कर सकते हैं। ये सब निर्णय आपको अधिकार है। अगर आपको लगता है कि हमारे प्रदेश में
अध्यक्ष के लिए एक और सचिव महामंत्री के लिए एक होना चाहिए, आप कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि डेकोरेटिव पोस्ट रहा है, डेकोरेटिव पोस्ट बनी और फिर वो उलझन शुरू हुआ। मैं कार्यालय मंत्री हूँ, मुझे मंच पे नहीं बैठाया, मुझे बोलने नहीं दिया। कार्यालय मंत्री का जो पदभार होता है, क्या वो संयुक्त मंत्री से ऊंचा? देखिए मेरा पूछने का कारण दूसरा मैं है। समझ रहा हूँ वो यही सब चीजें क्या जानते नहीं हैं। नहीं कमांड जब करते हैं कोई भी कार्यवश, कार्यालय मंत्री संयुक्त मंत्री के मंत्री पीछे से जब बात करता है अक्सर संयुक्त तो अक्सर मंत्री टकराव आते हैं। संयुक्त मंत्री ये अक्सर किसी विभाग का होता है, जैसे उपसभापति हुआ वैसा ही संयुक्त मंत्री उस विभाग का होता है। उस विभाग का काम देखने के लिए एक उपसभापति, एक संयुक्त मंत्री, ये उसकी रचना है। वो और कार्यालय मंत्री इसका वैसे देखे जाए तो कोई आपस में यही नहीं है, क्योंकि ये कार्यालय मंत्री सभापति के कार्यालय का होगा तो सभापति से वो जुड़े हुआ है, महामंत्री का होगा तो महामंत्री से जुड़ा हुआ है, वो संयुक्त मंत्री से, संयुक्त मंत्री तो उस विभाग का होगा। कई कई जगह पे ये अननेसेसरी पोस्ट बढ़ा देते और फिर वो टकराव। चार मंत्री भी होना चाहिए। सब डेकोरेटिव। इतना पहले हम इतना काम तो करें कि इसका प्रचार करें और प्रसार करें, है ना। और अगर उतना काम सचमुच हमने किया होगा तो कर लीजिए, लेकिन पहले पोस्ट करेंगे कि पहले काम करेंगे? मुझे लगता है कि पहले हम काम करें, पहले काम करें और ये देखें, ये जरूर महसूस करें। सब सही मायने में ऑडिट तो संगठन के अंदर के व्यक्ति नहीं कर सकता, एक्सटर्नल ही और ऑडिटर ये हमेशा बाहर का होता है साहब। ऑडिटर ही अंदर का होगा तो फिर क्या? अविश्वास की बात नहीं है। अब कोई अविश्वास, नेक्स्ट सेशन ये विषय ऐसा है कि हम पूरी रात भी इस पे डाल सकते हैं, ये विषय खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको मुझे और एक बार बुलाना है। सहमति दे दी आने के बाद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर। लेकिन समय ऐसा काम करोगे कि आने की इच्छा हाँ नहीं हाँ नहीं, लेकिन अब इसके बाद में जो एक और सब्जेक्ट आ रहा है ना, वो अब तक के जितने सब्जेक्ट है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि देखिए यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो जिस भी जिम्मेदारी पे है उसमें सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? कोई है ऐसा यहाँ पर जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? कोई ऐसा है जो व्यापार में है वह सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? आप बोलेंगे यार क्या सवाल पूछ रहे हैं, है ना। होना तो हर कोई चाहता है। तो हम आपको एक ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि आप वो अपने व्यापार में लगाइए, ऑफिस में लगाइए, घर पे लगाइए, संगठन में लगाइए, जो आपको यशस्वी करेगी ही। वो चाबी है किसके पास? आपके पास ही है। हाँ, तो वो चाबी अनिल जी के पास है, लेकिन अनिल जी आसानी से चाबी देते नहीं है। तो वो चाबी देने से पहले उनकी कोई और एक बात सुननी है हमें। अनिल जी, वो चाबी देने के पहले आप वो जो ताला जो बंद है उसको एक बार दिखा दीजिए और फिर ये चाबी दीजिए। हाँ, कितना बज गया? हाँ, बिल्कुल 5 बजे तक 5 बजे तक हम सब साथ में हैं।
और बाद में मेरी फ्लाइट सुबह है, तो जो सवाल जवाब अपने शाम तक। सतीश जी, आपका कोई भी जवाब दिए बगैर नहीं जाने वाले, पहले आप जाएंगे फिर सतीश जी जाएंगे, क्योंकि ये सुबह की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। आप तो शाम को चले जाओगे, रात को चले जाओगे, तो आप निश्चिंत रहें इस बात पे। नहीं, मेरी शाम को 8 बजे है, मेरी शाम को 8 बजे फ्लाइट है। एनीवे, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सारी आइडियाज क्लियर हुई, बहुत सारी आइडियाज क्लियर हुई। तो खड़े होकर ताली बजाते हैं हम लोग, खड़े होकर। जब खड़े हो ही गए तो मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं आपके साथ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप पागल हैं? आप पागल हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका माइंड बैलेंस नहीं है? ऐसा लगता है। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका माइंड 100% बैलेंस है? आप जो भी सोचते हैं एकदम राइट सोचते हैं। तो उतारिए अपनी चप्पल जूते जो भी है, उतारिए, जगह पे उतार दीजिए, खोल दीजिए ना, चप्पल जूते खोल दीजिए, कर दीजिए साइड में, अपनी जगह खोल लिए सबने? नहीं, बैठना नहीं है। अच्छा, आप बैठ सकते भाई साहब, आप हाँ, खोल दिए। बस अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, आपका जो बायां पैर है उसके ऊपर दायां पैर का पंजा रखिए, लेकिन दायां पैर जो है वो टिकेगा नहीं, दायां पैर ऊपर रहेगा बायां पैर के। रख दिया, हाथ खोल सकते हैं, देख सकते हैं, बस अपना बैलेंस कर लो। ठीक, चलो, पीछे सपोर्ट नहीं लेना, सामने सपोर्ट नहीं लेना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी इस पैर को चेंज कर देते हैं। अब दाहिना पैर उसके ऊपर बायां पैर कर लो, खड़े हो जाओ। अभी बायां पैर देखो, ये एक माइंड बैलेंस वाला गेम है। चलो ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। क्या बात है, हो गया ना खड़े? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए, फिर से बाएं पैर पे दायां पैर रखिए, रखिए दायां पैर। नीचे का सपोर्ट नहीं लेना है, दायां पैर ऊपर रहेगा, दायां पैर नीचे नहीं रहेगा बिल्कुल। हाँ, अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। क्या हो रहा है? ये तो काम अभी पहले किया ना आपने, 2 मिनट पहले। चलो एक काम करते हैं, बायां पैर ले लो, बाएं पैर पे दायां पैर रख दो। हाँ, फिर आंखें बंद कर लो, फिर आंखें बंद कर लो। अरे गिरना नहीं है, हम तो सही सलामत है, पीने पाने वाले लोग भी नहीं है। क्या हो रहा है? बैलेंस जा रहा है। एग्जैक्टली। हम लोग जो समझते हैं कि हमारा माइंड बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस सोच रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा माइंड बैलेंस नहीं, हमारे दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके हम चल रहे हैं। और तभी जाके जब हम यहाँ ऐसे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ऐसे आंखें खोल के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद किए तो हिलना डुलना शुरू हो गया हमारा, राइट? अभी हम दूसरे पैर से भी करके देखेंगे। इसका मतलब हमारा लाइफ और लेफ्ट और राइट पैर, ये दोनों अलग अलग जो काम कर रहा है उसमें वो डिस्टर्बेंस है, और इस डिस्टर्बेंस को अब हम ठीक करेंगे। और ये डिस्टर्बेंस केवल संगठन के लिए नहीं होता, ये डिस्टर्बेंस हमारी फैमिली लाइफ में भी होता है, हमारे व्यवहारिक लाइफ में भी होता है, हमारे बिजनेस के प्रोफेशन के लाइफ में भी होता है, हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी होता है। इसका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा माइंड कैसे बैलेंस है या नहीं है, हम उसको भी देख करते हैं। आपका एक हाथ ऐसा घुमाइए, आता है सबको घुमाना? वेरी गुड। थोड़ा डिस्टेंस ले लो, इधर उधर टच नहीं हो। गुड। अभी इस हाथ को भी ऐसे ही घुमाओ, दूसरे हाथ को घुमा लो। बहुत बढ़िया। मतलब आपको इस तरह से घुमाना आता है। अभी अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो। पहले आपने ऊपर पीछे लेके गए थे, अब ऊपर सामने लेके आइए, ठीक है? अभी क्या करना है, अभी दूसरा हाथ भी वैसे ही घुमाना है। घुमाइए। इसका मतलब हमारा दोनों हाथ दोनों दिशाओं में घूमता है, राइट? अभी आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ तो सीधा घुमाएंगे, एक हाथ उल्टा घुमाएंगे। आसान है, घुमा के देखिए। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे घुमाने। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नहीं ये तो आपका दो है, मैं ये देखो, ये आपका सीधा घूम रहा है और ये आपका उल्टा घूम रहा है भाई साहब, ठीक है? आप घुमाइए। अच्छा, ये सीधा घूम रहा है तो ये उल्टा घुमाएंगे।
आपके ही दोपहर एक ही अब आज रात को घर पे जाके बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना, तब समझ में आएगा कि हमारा राइट ब्रेन बराबर ऑर्डर दे रहा है लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट ब्रेन बराबर ऑर्डर दे रहा है राइट हैंड को, और हम दोनों ब्रेन की बराबर सुन रहे हैं। और ये ब्रेन की डिटेलिंग आपको आने वाले 27 तारीख को फिर प्रधानी जी कर देंगे। वो हम एक ही यूनिट में काम करते हैं। आपको कैसे जाकर जब ये करेंगे और अपने परिवार में उसके कुछ दुष्परिणाम है, ये वाला बैलेंस ऐसे बैलेंस करना, आँख बंद कर लो, आँख बंद करके देख लेना, अगर हिल रहा है तो समझ बैलेंस स्टेट। हाँ कैमरा रख के करना, नहीं तो भाई साहब आपका कैमरा अरे यार अभी एग्जैक्टली ये सिस्टम मैं बताता हूँ, एग्जैक्टली ये सिस्टम हमारे साथ कैसे काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जो सवेरे उठकर एक्सरसाइज कर लेते हैं? सवेरे उठकर प्राणायाम कितने लोग कर लेते हैं? योगासन कितने लोग कर लेते हैं? सूर्य नमस्कार कितने लोग कर लेते हैं? वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं आपको आज एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। हम लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, और मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब आप समझ लो कि फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री को दूसरे रूप में देखें तो सट्टे का काम बोलते हैं। थोड़ा दिमाग से कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन चलती है अल्टीमेटली किस्मत ही। लेकिन उसके बावजूद भी गारंटेड रिटर्न वाले काम भी करता हूँ। अभी मैं एज ए कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के हिसाब से काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से रिटर्न्स कहाँ पे कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं। अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 23 रुपये का प्रॉफिट देने की जिम्मा मेरा है। अगर आपने बोला कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको सेम डे 23 लाख रुपए प्रॉफिट करवा सकता हूँ, सेम डे। कितने लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अभी आपको जो जो लोग तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको और एक बोनस भी दे देता हूँ। सिर्फ उनको 23 गुना प्रॉफिट नहीं होगा, उनको 36 टाइम्स प्रॉफिट होगा। मतलब 36 लाख रुपए मिलेंगे अगर 1 लाख, और 1 करोड़ अगर बढ़ते हैं तो 36 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको सेम डे, और 100% गारंटेड रिटर्न है। आज के बाद आप बाकी बिजनेस करना भूल जाओगे फिर तो। बोले 1 करोड़ तो कैसे भी लेके आ जाऊंगा, नहीं है तो लेके आ जाऊंगा, लेकिन आज तो कर ही दूंगा। राठी जी को आज यहाँ से जाने ही नहीं देना, फ्लाइट छूट जाए तो चलेगा। मैं यहाँ रुकने की मेरी जरूरत भी नहीं है। कल सवेरे आप इन्वेस्ट करना और शाम को आप देखेंगे, दूसरे दिन सवेरे देखेंगे आपके पास उतने पैसे आ गए। रोज सवेरे 1 घंटा आप एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, योगासन करिए, 23 घंटे फ्रेश रहिए, डायरेक्ट प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया आपका 1 घंटे का 23। अब 36 टाइम्स कैसे हुआ ये भी समझ लो। अब आपको, अगर आप फ्रेश रह गए तो आपको मेडिकल में जाना नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं, दवा खर्चा करना नहीं, दवा के लिए टाइम खर्चा करना नहीं। और जब ये अंदर से प्रसन्नता रहेगी, अंदर से भीतर से जब प्रसन्नता रहेगी, एक पॉजिटिविटी रहेगी, तो 100% आप जिस बिजनेस में है उस बिजनेस का भी बढ़ोतरी इसलिए होगी क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप अंदर से पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव काम कर रही है। तो आपके पास, कहते हैं कि जिसको धंधा डालना है ना, जिसके चेहरे पे हंसी नहीं है ना, उसने धंधा ही नहीं डालना चाहिए। लोग आपके चेहरे की हंसी देखकर आ जाते हैं लोग। मैं पुणे में गया था, जो बताया था कि किशन भाई साहब हमते तब वहाँ पे एक आम्रखंड वड़ी मिलती है, तो आम्रखंड वड़ी मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैं, सतीश भाई साहब, गणेश भाई साहब, हम सब घूम रहे थे, तो किराना लाइन वहाँ पे दोपहर में बंद हो जाती। तो मुझे क्या पता कि वहाँ का सोने का टाइम है, महाराष्ट्र ब्राह्मण लोग हैं और बड़े कोकणस्थ ब्राह्मण, डिसिप्लिन। तो मैं एक दुकान पे पूछते कि आम्रखंड वड़ी है, मराठी में पूछा आहे का, है क्या। तो सब दुकानें नहीं है। एक आदमी के पास किसी ने बोला कि अमुक दुकान पे चले जाओ। वो गया तो वो काउंटर पे बैठा था, ऐसा बैठ के काउंटर पे पैर रख के सो रहा था ऐसा। मैंने नींद से जगाया, वहीं मिलती है, तो मैंने नींद से जगाया, मतलब भाई साहब आम्रखंड वड़ी है क्या? है ना? एकदम जोर से चिल्ला के बोला भाई जरा प्यार से तो बोलो। अरे प्यार से है क्या? अभी आपको मुक्का लेके बात करूँ क्या, किस लेके बात करूँ क्या? बोला ना है करके। तो अभी मुझे बताइए कि सेकंड टाइम कोई सोचेगा उसके पास जाने का? प्यार से जवाब देने का, कुछ भी नहीं करने का। आपके पास है तो भी और नहीं है तो भी। यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम दूसरे को बिजनेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, हमारे पास जो चीज़ नहीं है, उसके लिए हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब जाना कहीं पर भी, लेना कहीं से भी, लेकिन मेरा माहेश्वरी बंधु वहाँ पर है, वहाँ से ले लेना, अगर मेरे पास नहीं है तो। हम लोग वो काम अगर करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर छोटे से छोटे आदमी की तरक्की होना बहुत बहुत आसान है। अगर हमारा 1 रुपया भी कहीं और जाता है
लेकिन अगर हमारा बंधु काम कर रहा है, हमारी बहन काम कर रही है, हमारी माता काम कर रही है उस बेड में, तो हम सबसे पहले उसको दो। आप किसी को भी पैसे देने वाले हो, वहां तो हम जाएंगे, अपेक्षा करेंगे कि सतीश जी का यार मेरा इतना रिलेशन है, इन्होंने 5 रुपए भी कम नहीं किया, जाना ही नहीं, आज के बाद दूसरे के पास चला जाऊंगा। अरे भाई, दूसरे के पास तुम 7 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार है, फिर भाई को देने के लिए क्या तकलीफ है? अगर ये एटीट्यूड हमने बदल दिया तो समाज की तरक्की होने में आपको एक्स्ट्रा योगदान कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स कुछ नहीं करना है। लेकिन एक चीज है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 चीजों की गारंटी आपके साथ होगी। एक, सामने वाला आपको एडवाइस सही करेगा, और दूसरी, आपका सही क्वालिटी आपके पास पहुंचेगी। नहीं तो बोल देगा कि आज मत लेके जाइए प्लीज, आज मेरे से मत लेके जाइए, वो सामने से चल के बोलेगा। जलगांव में सतीश भाई ने एक मेरा सेमिनार रखा था जो प्रोफेशनल लेवल पर था। तो दिवाली के पहले मेरा एक सेमिनार था एक जगह पे, और मतलब कुछ ट्रेनिंग चल रही थी कुछ कंपनी के लोगों की हिसाब से। मेरा एक दोस्त वहाँ पर रहता है, विवेक देशपांडे नाम का, उसने वो पेपर में ऐड पढ़ा था और उसको ध्यान था। तो जब उसको सेकंड डे पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि अनिल यार, तू अभी बचपन का दोस्त, 10th तक मेरे साथ पढ़ा था, उसने मुझे बोला कि अनिल यार मेरे घर पे आ जा शाम को भोजन के लिए। मतलब देख विवेक, 2 दिन का प्रोग्राम था, बहुत पहले से तय था, कहाँ भोजन करना है, कहाँ लेना है, ये सारा वो लोग डिसाइड कर चुके हैं। मतलब मैं इस टाइम तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आता हूँ। लेकिन एक काम करते हैं, तेरे इतना आग्रह, तेरी इतनी रिक्वेस्ट है, मैं तेरे घर पे चलता हूँ। तो बोले मेरे घर पे चल, थोड़ा सा बात करते, कुछ प्रॉब्लम है। उसको पता था मैं काउंसलिंग करता हूँ। उसकी गाड़ी शाम को 5 बजे पहुँच गई, मैं उसकी गाड़ी में बैठा, गाड़ी में जाते जाते उसने मुझे कुछ बात बताई। बोले क्या हुआ? बोले देख, तुझे पता है मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, अमेरिका, एक की शादी हो गई, एक चला गया लंदन, अभी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम है मेरी मिसेस ऑलवेज शिकायत करते रहती है। मतलब क्या शिकायत है? तो बोले जब भी वो बैठेगी तो एक बार है, हम गैलरी में चाय पीते बैठते हैं हमारे ड्राइंग हॉल में, वो गैलरी से बाहर देखती है और बोलती है सामने वाले भाभी कपड़े अच्छे नहीं धोते। मेरा बोलना है कि भाई जाने देना, हमको क्या करना है, कपड़े उसके सब, उसका सब उसका, तू आज तू देख लेते हैं। मैं गया, भाभी जी ने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी लेने के लिए मैं बैठा, मेरे लिए कॉफ़ी आई, फर्स्ट क्लास बिस्किट भी आ गए, वो भी बैठा, और वो बैठा उतने में उन्होंने अपना वो रखा, और बाद में खुद की चाय लेके आई, आके सोफे पे बैठी, सामने देखा, वो सामने वाले भाभी कपड़े अच्छे नहीं धोते। इसने पेपर हाथ में लिया था, इसने थोड़ा सा नीचे करके मेरे तरफ मुस्कुरा कर बोला देखा देखा हो गया। मैंने भी देखा उनको कि हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ओके चलो, बात खत्म हो गई, आई गई। दिवाली के बाद एक हमारा रिवाइवल होता है, फिर से एक बार जाते हैं उस सेशन में, किसने क्या क्या कंप्लीट किया है, असाइनमेंट जितने दिए, क्योंकि चेंज तो आना चाहिए, तो हम फॉलोअप लेते रहते, फॉलोअप था। दिवाली के बाद उसको पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो मैं दिवाली के बाद फिर जलगांव पहुँच गया। उस सेशन के बाद उसने बोला था इस बार प्रॉमिस है तुम्हारा कि मेरे घर पे भोजन, मतलब पक्का आता हूँ, भोजन का नहीं लेकिन शाम को मैं तेरे यहाँ आता हूँ, तेरे यहाँ से बाद में ट्रेन पकड़ के चला जाऊँगा, जो भी रहेंगे हल्का फुल्का खा लेंगे, चले जाएंगे। शाम को फिर 5 बजे वहाँ पर पहुँचे, 5 बजे वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर बैठे, दिवाली का जो भी नाश्ता था वो नाश्ता आया, मेरी कॉफ़ी आई, मैडम आए, मैडम भी सामने बैठे, बाहर देखा, बाहर देख के बोले आज पहली बार भाभी जी ने कपड़े बहुत अच्छे धोए हैं, अब लगता है इनको आ गया धोना। मेरा दोस्त मेरी तरफ देख रहा है कि इसने मेरी मिसेस की काउंसलिंग की कर, अभी उसको क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। उसने एक बार बोला हमने ध्यान नहीं दिया, उसने दूसरी बार बोला कि आज भाभी जी ने कपड़े बहुत अच्छे धोए हैं करके। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कॉफ़ी का मग हाथ में नीचे रखा, मैंने कहा भाभी एक बात बताओ, बुरा नहीं बना? तो बोले बोलिए ना। मतलब कपड़े वो हरदम अच्छे ही धोते थे। दिवाली की साफ सफाई में आपने कांच साफ कर ली, आपको कपड़े साफ नजर आने लगे। एटीट्यूड मैटर। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम किस एटीट्यूड से चल रहे हैं, हम किसके बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल बात है। गुनाह हमारे अंदर है, तकलीफ हमारे अंदर है, हमारी सोच में वो तकलीफ है, और हमारी सोच की तकलीफ हमको मारती है। और एक चीज बताऊं, दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल 2 बातों की जरूरत है, केवल 2 बातों की जरूरत है। एक है हमारा आत्मविश्वास और दूसरा है हमारी सकारात्मक सोच। जिसके पास ये 2 चीजें हैं, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जब बात हमारे पास आ जाए तो फिर दुनिया की कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाए। मैं एक बात शेयर करना नहीं चाहता था, लेकिन कल दम्मानी भाई साहब से और गणेश भाई साहब बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं पर्सनल बात है लेकिन वो शेयर करना नहीं चाहता हूँ, नहीं कोई सिंपैथी वाला गेन करने वाला मैटर है। लेकिन मेरे साथ हादसा हुआ 2016 में, मेरी वाइफ गई, 5 जुलाई 2020 को मेरे पिताजी गए, बेड रिडन थे, और इमीडिएट 8 दिन बाद में मेरा छोटा भाई कैंसर से डेथ हो गई 13 जुलाई 2020 को। मेरे 3 बच्चे, उसके 3 बच्चे, मेरी 1 बच्ची की शादी पहले हो चुकी थी, चटमंगनी पट गया, लेकिन 5 बच्चे घर में, और उसकी वाइफ कुछ भी नहीं किया, उनको साथ में लेके बैठ गया तीसरे दिन, और तीसरे दिन एक ही इंस्ट्रक्शन थी,
3 बातें बोली और 3 बातों में काम खत्म हो गया। बच्चों ने जबरदस्त सपोर्ट किया, जबरदस्त सपोर्ट किया। बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोला, कभी किसी के सामने मजबूरी का हाथ और मांग करना मत। ये बात ही मत रखना कि हम मजबूर है, ऐसा हो गया वैसा, बिल्कुल नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती। जो घटना लिखी है वो घट के रहेगी, जो आया है वो इसका जाना तय है। तो मतलब ये मजबूरी वाली बात हो ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरा बात, अपने आत्मविश्वास को कभी खोने मत देना, अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, कल ही 12 जनवरी हुई, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि इस देश का युवा जब तक सपना देखता रहेगा, इस देश को हिलाने की किसी की ताकत नहीं है। हमने हमारे बच्चों से कह दिया कि तुम्हारे सपनों को मरने मत देना, तुमको जो बनना है, जैसा बनना है, जो जो तुम्हारे दिमाग में, वो सारा करना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कर लूंगा क्या करना है, किसको क्या करना। आपको यकीन के साथ कहता हूं, सॉरी, बच्चों ने बड़ा तूफान साथ दिया और बच्चों ने वो सारा करके दिखाया जो जो उनको करना था, जो जो उनको करना था। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? ये कॉन्फिडेंस किसने लाया? ये उनके भीतर ही था। ये सब कुछ आपका आपके पास है, सब कुछ आपका आपके पास है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएगी। एक दिन एक आदमी, बहुत बड़ा आदमी, जिसके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, फार्म हाउस था, फैक्ट्रीज थी, ये सारा, लेकिन मन में शांति नहीं थी। और जब मन में शांति नहीं थी तो उसने सोचा कि अभी क्या करें यार, ये मन में शांति है नहीं, सब कुछ है मेरे पास, बीवी बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, परिवार है, धन धान्य से भरपूर हूँ, बहुत सारा पैसा है, गाड़ी बंगला फार्म हाउस सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो उसको एक दिन दिमाग में, उसने सारी प्रॉपर्टी बेच डाली, हीरे जवाहरात में कन्वर्ट कर लिया, एक पोटली बांध ली और एक सादा शर्ट पैजामा पहन के निकल गए दुनिया में। ये तलाश करने के लिए मन की शांति मिलेगी कहाँ, प्रसन्नता कहाँ मिलेगी। और ऐसा पूरा दुनिया घूम के आ गया, कहीं उसको कोई फॉर्मूला मिला ही नहीं। आते आते फिर कलकत्ता जैसा है, मान लो तो यहाँ से 50-100 किलोमीटर पर कोई गांव, जैसा वो छोटा सा गांव था, तो उसको ध्यान आया कि यहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता है बचपन का, चलो आज रात को उसके यहीं मुक्काम कर लेता हूँ। उस गांव में उसने एंट्री की और गांव के लोग तो आपको पता है ना, वो बैठे रहते हैं शाम को, गप्पे मारते हैं। तो गप्पे मारते बैठे रहे, उसने देखा कि ये तो प्रशांत है, ये तो आ रहा है इधर, क्या बात है, लेकिन इसकी हालत तो बहुत अच्छी थी, ये ऐसे कैसे आ रहा है, इसका ड्रेस कैसे क्या है। उसका दोस्त सोच रहा है। जैसे जैसे वो नजदीक आया तो उसने देखा कि अरे हाँ, ये तो प्रशांत ही है, ये ऐसे कैसे आ गया कि झोला जप्पी और लेके चला आ गया, ये क्या बात है। उसने कहा कि अरे यार प्रशांत, तुम कैसे क्या? तो बोले बस तेरे से मिलने के लिए आ गया। बोले मेरे से मिलने के लिए? बोले हाँ, बस इधर से जा रहा था, तेरी याद आ गया। तो बोले आजा आजा बैठ, बहुत दिन से आया है, ऐसा गपशप मारी है वो। तो बोले अब बता तू कैसे क्या निकला है? तो बोला यार मैं तो निकला हूँ शांति की खोज में, प्रसन्नता की खोज में। तो बोले फिर? तो बोले सारी दुनिया घूम के आ गया, कहीं कुछ नहीं मिला, अभी जा रहा हूँ घर पे, मैंने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ मेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी। तो उसने बोला कि अरे बस इतनी सी बात है, हमारे गांव के पहाड़ी के पास में एक फकीर रहता है, वो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, तो वो फकीर के पास चले जा, लेकिन वो सवेरे सूर्योदय के समय निकल जाता है, तो तुझे जल्दी पकड़ना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। ये भी सवेरे जल्दी उठने वाला आदमी था, पूजा पाठ वाला आदमी था, सवेरे 4 बजे उठा, नहा धो के रेडी हो गया, नहा धो के रेडी होने के बाद सवेरे जाके पकड़ा। तो उसका ऐसा बहुत बड़ा ऐसा घर था, ऐसा कुटिया थी, कुटिया के सामने आंगन बहुत बड़ा था, जैसा यहाँ। वो गेट पे जैसे ही गया और ये फकीर का निकलने का टाइम और इसका आने का टाइम, उसने बोला कौन है? उसने बोला कि मैं वॉट एवर, जो भी कुछ नाम है, पकड़ लो सुधीर। तो बोले मैं सुधीर कुमार। तो बोले क्या काम है? बोले आपसे कुछ सवाल पूछना है। तो बोले बोलो। बोले मैं शांति और प्रसन्नता की तलाश में आया हूँ और मुझे पता चला कि आप उसका जवाब देंगे। तो उसने पूछा मैं आपका जवाब तो दे दूँ, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? इसने अपनी पोटली निकाली हीरे की और सामने फेंक दी। बोले आप मेरी बात का जवाब दे दो, ये सारे हीरे आपके। बस ऐसा बोलते से ही उस फकीर ने उसको देखा, पोटली को देखा, उसको देखा, पोटली को देखा, उसको देखा, पोटली को देखा, पोटली उठाई और भाग गया। अब पोटली उठा के भाग गया और ये इसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। और ये इसको तो दौड़ने की इतनी आदत थी नहीं, ये गालियां दे रहा है, लुच्चा लफंगा, ये वो। गांव की महिलाएं पानी भर रही थी सवेरे, कुछ लोग बाहर निकले हुए थे, वो देख रहे थे कि ये फकीर दौड़ रहा है, उसके पीछे ये आदमी दौड़ रहा है और ये गाली गलौज करते जा रहा है, चिल्लाते हुए जा रहा है, ये वो। एक राउंड कंप्लीट, दूसरा राउंड कंप्लीट। फकीर आया और अपने कुटिया के पास में आके खड़ा हो गया। हाफ था वो आदमी, आके उस पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गया। चलो उसका लुच्चा है, लफंगा है, मेरे सारे जवाहरात ले लिए, हीरे ले लिए, ये कर दिए, वो कर दिए। उसने उठाई पोटली और उस आदमी के सामने फेंक दी। और जैसे ही उस आदमी के सामने फेंकी, आदमी ने उठाई और पटक से अपने पास रख ली और रख ली। इसने पूछा आप खुश हो, प्रसन्न हो? तो बोले हाँ। तो बोले भाई ये तो पहले भी तेरे पास थी, अब भी तेरे पास है, तो फिर दुखी किस बात? तो हमारे पास बहुत कुछ है,
खुश होने के लिए भी बहुत कुछ है, प्रसन्न होने के लिए भी कुछ है। दूसरों की तरफ नजर डालेंगे, आपको पता चलेगा दुखी होने के सारे कारण हमने ढूंढ रखे हैं, सारे कारण हमने ढूंढ रखे हैं। आपको आपका एनालिसिस करना है, बजा लो ताली बजा, तो हमको भी अच्छा ही लगता है। एप्रिसिएशन वाली बात है, इंसान हूँ यार, भगवान तो हूँ नहीं ना। अगर आप ताली बजा रहे हैं तो हमको भी मोटिवेशन ही मिलता है कुछ, वो उसमें गैर नहीं है। और तो कुछ वैसे भी लेके नहीं जा रहे हैं। आपको एनालिसिस करना है, किसको किसको करना है खुद का एनालिसिस? सबको करना है। एक छोटा सा सेंटेंस ध्यान रख लो और उस पर से अगर ध्यान आ जाए, कुछ बात समझ में आ जाए तो बात समझ लेना। जो जितनी छोटी बात पर टेंशन लेगा वो उतना छोटा आदमी। वेरी गुड। जो जितनी छोटी बात पर टेंशन लेगा वो उतना छोटा आदमी, और जो जितनी बड़ी बात पर टेंशन लेगा वो उतना बड़ा आदमी। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सवेरे उठकर चाय पीते हैं, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई, नाराज हो जाते हैं, ये क्या चाय, आ गया टेंशन। सवेरे उठकर मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे शूज को पॉलिश नहीं है और मुझे आ गया टेंशन, ये क्या है? पर्टिकुलर मुझे कोई शर्ट, पर्टिकुलर मुझे कोई पैंट पहनना था, आज प्रेस किए हुए नहीं है और ऑफिस जाने का समय हो गया, टाई नहीं मिल रही है, आ गया टेंशन। निकलते वक्त ही पता चला कि अरे अमुक चीज मेरी रह गई है, ऑफिस में रह गई, अभी ये तो मेरा पेन ड्राइव, अभी मैं क्या करूं, अभी मेरा लैपटॉप उधर रह गया, आ गया टेंशन। खाने में नमक ज्यादा हो गया तो टेंशन, खाने में नमक कम हो गया तो टेंशन। जो जितनी छोटी बात पर टेंशन। ऑफिस में गए, आज डिलीवरी लेना है, पैसे डिपॉजिट करना है, जो पैसे भरने वाला विश्वासु आदमी वो आज आया ही नहीं है। अभी जाके करेंगे, कैसे करेंगे? डिलीवरी लेना है, बैंक में पैसे भर के सब काम करना है, अभी बंदा आया नहीं, हो गया टेंशन। ये सारा के सारा टेंशन अगर हमको हो गया तो हम छोटी छोटी बात पर टेंशन ले रहे हैं। जिस दिन से ये फॉर्मूला मेरी समझ में आया, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया सर, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब ये छोटी छोटी बातों पर मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, अब सिर्फ बड़ी बातों पर टेंशन आता है मुझे। जैसे कि मेरी शादी माधुरी दीक्षित से नहीं हुई, अपने को टेंशन आ गया। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना, मुझे टेंशन आ गया। तो अभी मैं बड़ी बड़ी बातों पर टेंशन लेता हूँ। तो आज के बाद अगर जाकर डायरी में लिखना, और एक चीज लिखने के लिए दे देता हूँ, असाइनमेंट दे देता हूँ, तो जाकर आज लिखना कि अगर तुमको छोटी छोटी बात पर टेंशन आता है, मुझे छोटी छोटी बात पर टेंशन आता है, तो मैं कितना छोटा आदमी बनते जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजों को लेट गो करना सीखिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लाइफ में। कुछ बातों को भूल जाना और कुछ बातों को माफ कर लेना, वो अच्छी कहावत है ना, कुछ से मैंने माफी मांग ली और कुछ को मैंने माफ कर दिया। बस ये सिस्टम पे आ जाओ। रही अध्यक्ष की बात, कोई पूछ रहा था, तो अध्यक्ष का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं, चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, हमारी बहुत मजबूत एसोसिएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में, सीपीसीआई एंड राजस्थान हमारा जैसा एरिया है, उस एरिया में हमारी जो फिल्में रिलीज होती है तो हमारी एक एसोसिएशन भी उतनी मजबूत है और उतनी मजबूती से काम होता है, क्योंकि कायदे कानून से भी और सब फॉलो करते हैं। संतोष सिंह जी जैन अभी इस दुनिया में नहीं रहे, 99 इयर्स ओल्ड इंसान चला गया, लेकिन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। एज ए प्रेसिडेंट कोई इतने समय तक रह सकता है, 43 इयर्स कंटिन्यूस वो प्रेसिडेंट बने रहे। तो उनके प्रेसिडेंट बनने का फॉर्मूला, मेरे पिताजी जो थे उन्होंने 130 के करीब किताबें लिखी हैं, 13,000 के ऊपर आर्टिकल लिखे हैं, मराठी साहित्य रत्न पुरस्कार उनको था और बहुत ही ज्यादा स्टेट फॉरवर्ड थे। कभी कोई पोस्ट ली नहीं, लेकिन समाज में उनका रिस्पेक्ट अलग था, क्योंकि सारी गलतियां निकालना, मिस्टेक्स निकालना और उसको अच्छी बातों में, अच्छी भाषा में रखना और वो सुधार लाने की उनकी एक अलग क्षमता थी। एसोसिएशन में भी वही था। तो लोग ऐसा समझते थे कि ये बहुत विरोधक है, लेकिन संतोष सिंह जी को जब ये सवाल पूछा कि बाबूजी आप ये सब कैसा करते, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, फिर मेरे पार्टी के जो 16 लोग हैं वो कौन से पक्ष से आए, कौन से पार्टी से, ये मेरा लेना देना नहीं, अब वो 16 के 16 मेरे। अब मैं वो काम करता हूँ। अब मेरे पास कोई विरोधी नहीं है कि वो मेरे अपोजिट में खड़ा था और इसने ऐसा किया वैसा किया। कुछ मेरे पार्टी के आते, कुछ अपोजिशन पार्टी के आते, कितने भी आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे मेरे। अब कुछ फिर उनको पूछा गया दूसरा प्रश्न कि अमुक आदमी इलेक्शन में आपके बहुत ज्यादा अगेंस्ट था, लेकिन अब उसका काम पड़ा तो आप चल के दौड़ के आ गए। तो बोले वो मेरा मेंबर है, इलेक्शन तक वो सारी बातें अलग थी, लेकिन अब वो मेरा मेंबर है। अब उस सदस्य के लिए काम करना मेरे अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी होती है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पास पैसे अटक जाते थे और वो खुद होकर चलते थे साथ में। ये एक लीडरशिप की जो क्वालिटी नजर आई, वो मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जो अभी यहाँ सवाल पूछा गया कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। नंबर 2, ऑलमोस्ट ऑलवेज एक मिस्टेक हर जगह होती है, जो मिस्टेक हमारे यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी जितने सीनियर मेंबर हैं वो अगर सेकंड लाइन तैयार कर लें
सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार क्या होता है कि मैं सीनियर मेंबर हूँ, सीनियर प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मुझसे मेरा पद, वो मोह, वो ईगो छूटता ही नहीं है। मुझे लगता है कि बस जब चले मेरी ही चलती रहे, जब चले मेरी ही चलती रहे, सेकंड लाइन तैयार होगी नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में जब ऐसा बिजनेस चलता है, हम लोग सेकंड लाइन तैयार करते हैं या वहाँ पे उतनी ही बॉसिंग करते हैं? करते हैं ना। फिर वैसा ही कि वैसा संगठन में क्यों नहीं? जब हमारे बिजनेस में हम करते हैं कि अब मेरे बिजनेस में ये होना चाहिए, क्योंकि अब मैं रिटायर्ड होने जा रहा हूं, तो मेरे बेटे को सब कुछ आना चाहिए, मेरे जो उत्तराधिकारी है उनको सब कुछ आना चाहिए। अगर ऐसी सोच हमारे घर के बिजनेस के लिए, घर के प्रॉपर्टी के लिए, घर के असेट के लिए, हमारे घर के लिए है, तो हमारे संगठन के लिए होना चाहिए। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है मेरे पास में, जो पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने अपने लोग को चुने और आज की डेट में उनका परफॉर्मेंस 0 है और अब वो माइक पर अनाउंस हो रहा है। जिस दिन इलेक्शन हुआ बड़े खुश हो गए थे कि हमारे लोग आ गए, हमारे लोग आ गए, हमारे लोग आ गए। अरे हमारे लोग यानी जिसने कभी समाज में आके देखा नहीं, जिसको ABCD मालूम नहीं, तो उसको लेके तो आ गए हो, उसको पोस्ट पे लेके आ गए, लेकिन अब आगे उसको भी नहीं पता, वो भी परेशान है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो कुछ और उम्मीद से आया था, मुझे तो पता ही नहीं, मेरा तो फॉर्म भर लिया गया। अगर ये पॉलिटिक्स हमारी संगठन में चलता है, हमारी संस्था में चलता है, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ की कोई हिस्ट्री पता नहीं है, मुझे पता भी नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमको उससे बचना चाहिए। एक मेरा स्वयं का डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पूरे विदर्भ में जिसका 0 परफॉर्मेंस के लिए अब अनाउंसमेंट होती है, इसलिए मुझे भी यहाँ अनाउंस करने में कोई गड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों को इसलिए निकाल दिया कि उनका ईगो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए वो। तो हमको ये भी एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एटीट्यूड बदलना होगा। अगर हमारे सीनियर ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी सेकंड लाइन तैयार नहीं, जितना अच्छा उत्तराधिकारी आप देंगे उतना ही नाम आपका चमकता रहेगा, लेकिन जहां पर उत्तराधिकारी गड़बड़ हो गया, संस्था डूब गई, हमारा नाम उसके साथ साथ डूब जाएगा। इसलिए हमको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। और ये आपने पूछा था ना कि इसका भी जो पोस्ट काम की नहीं उसको क्यों रखते हैं, उसके अंदर वो कार्यकर्ता, वो लीडरशिप, वो डेवलप करने के लिए उसको वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, और वो इन्वॉल्वमेंट से एक एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और एक एक जिम्मेदारी सौंपते सौंपते उसको ऊपर आना पड़ता है। आपने मोदी जी के कई पुराने चित्र देखे होंगे, तो उन्होंने क्या क्या किया है आपको पता है। शतरंजी भी बिछाई है, हाथ में मशाल लेके भी चले, कार्यकर्ताओं के साथ में नारे भी लगाए। ऐसा नहीं हुआ कि सीधा बहुत पसंदीदा आदमी था तो ऊपर बैठा दिया, और तब जाके ये चाय वाले को नीचे से लेके ऊपर तक का नॉलेज है, ये ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक का नॉलेज आना चाहिए। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, आप महाभारत में चले जाओ, आप रामायण में चले जाओ, जितनी सारी कथाएं हैं आपको पता चलेगा कि जहां जहां पर ऐसी डायरेक्ट पोस्ट आई है उनका बंठियाडार हुआ है। धृतराष्ट्र के मोह में दुर्योधन के साथ हुआ, लेकिन दुर्योधन को वो शिक्षा नहीं दी गई जो एटीट्यूड उसका बदलना चाहिए। ये बात और है कि कर्ण ने फिर भी दोस्ती की, क्योंकि उसका वो दोस्त था जो भी है, तो वो एक अप्रिसिएशन वाली जो बात है मैं आपको बताऊं, जहां पर कर्ण को सारी दुनिया ने धुतकारा था, पांडवों ने धुतकारा था, दुर्योधन ने गले लगाया, और इसलिए दुर्योधन गलत होने के बावजूद भी कर्ण ने उनका साथ दिया। मतलब हर इंसान क्या चाहता है, हर इंसान चाहता है रिकॉग्निशन, कि मेरा कुछ वजूद हो, मेरा कुछ अस्तित्व है। और जब ये अस्तित्व की बात आ जाती है तो एक बात और समझ लीजिए कि हमारे यहाँ का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक चीज और पता होगी कि जब यहाँ पर कोई बड़ा पदाधिकारी आ जाता है, हमारे महासभा से आ जाता है या हमारे एसोसिएशन से आ जाता है, और आके सिर्फ वो हमारे हाथ सिर्फ रख देता है, या कोई लीडर आ जाता है हाथ से रख देता है, हमको कितना अच्छा लगता है। क्या बाबू कैसे चल रहा है, बस इतना ही पूछ लेता, बाकी कुछ पता नहीं। किसी किसी को नाम याद रखते, बस इतना ही पूछ लो आप, और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। संगमनेर में हम लोग गए थे, वहाँ पर भी एक चीज़ हमने देखी थी कि किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सतीश भैया भी साथ में। तो वो जो मालपाणी जी है उनका एडमिनिस्ट्रेशन 200 लोग आ जाते हैं, 200 लोगों को कितना डिसिप्लिन से काम चलता है। ये सारा काम हमारे साथ हो सकता है। आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, कई सारे संगठन को लेके प्रश्न होंगे, कई पद को लेके प्रश्न होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पद के प्रश्न ये सारा दिखावा है, ये सारा लिखा हुआ है। आप अपना काम करते चलिए, काम करते चलिए, काम करते करते ये सारी बातें आपकी आराम से हो जाएगी। चलो एक काम और करते हैं। अभी आपको ये समझना है ना कि हम कैसे कैसे किससे डील करें, क्या करें। चलो आपके पास में वो पैड है ना, वो पैड में से एक पेज निकाल लिया, एक पेज निकाल लें, जो ब्लैंक पेज है निकाल लो, पेज बाहर निकाल लो। हाँ फाड़ लो उसको, फाड़ लो, अपने हाथ में रख लो। बहुत बढ़िया। अब कुछ समय के लिए आंखें बंद कर देना। जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलती है बस उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान देना है, बाकी कुछ करना नहीं। आंखें बंद कर ली।
ये भी काम जरा ईमानदारी से ही कर लेना। अब पेपर को फोल्ड करो, एक फोल्ड, आंख बंद करके सारी एक्टिविटीज अभी आंख बंद के हो, आंख बंद करके हो। वेरी गुड। पेपर को फोल्ड करने के बाद उसका राइट कॉर्नर थोड़ा सा फाड़ दीजिए। हाँ, राइट कॉर्नर, कॉर्नर, हाँ, टॉप टॉप, और एक फोल्ड कर लीजिए, और एक कॉर्नर फाड़ दीजिए। कॉर्नर, लेफ्ट, अभी लेफ्ट, और एक फोल्ड कर लीजिए। फिर एक बार राइट बॉटम फाड़ लीजिए। हाँ जी। और एक फोल्ड हो रहा है कागज को, और एक फोल्ड कर लीजिए। लेफ्ट बॉटम फाड़ लीजिए। फाड़ लीजिए, आंखें खोल दीजिए, खोलिए अपना पेपर। ऐसा मेरा भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये ऐसा एक पेपर बना है। हाँ, बना है। यस, ये देखिए, ये एक ऐसा पेपर बना है। हाँ, ये आपका, हाँ जी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साहब कि आपको सबको एक जैसी इंस्ट्रक्शन मिली थी, सब कुछ एक जैसा था, विचारों में जैसा जैसा परिवर्तन था वैसे वैसे कागज आ गए। अलग अलग विचारों के दुनिया में लोग मिलेंगे और अलग अलग विचारों के लोगों से आपको डील करनी पड़ेगी, और ये सारे हमारी संस्था में होते हैं और कहीं नहीं होते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एक जैसी थी, कागज एक जैसा था, हाथ आपका था, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, वो भी बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, ये जो कुछ भी है व्हाटएवर। फिर भी आपके ये कागज अलग अलग बने, मतलब विचार अलग अलग हैं, और अलग अलग विचारों के लोगों से जब डील हम करते हैं तो हमको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, बहुत संभल के काम करना पड़ता है। और हमारे संस्था में ये सारे लोग होते हैं, और ये सारे लोग जब होते हैं तो हम जब इनके साथ काम करते हैं तो हमको कैसे उसको ये करना है। अब इसमें छोटी सी एक बात, किसी ने कहा कि अध्यक्ष से कुछ बात कर रहे थे, सतीश जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर आपको कहीं लगता है कि अध्यक्ष गलत हो रहा है या कोई चीज है, तो आप अकेले में जाकर मिलिए, उनसे बोलिए, उनसे कंफर्म कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर उनकी कोई दुविधा है, उनकी कोई धर्म संकट है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि बाबू ऐसा नहीं, ऐसा है, राइट। लेकिन आप सभा में उठ के अगर डायरेक्टली ऐसी बात कर लेंगे और पता चला कि उसका जवाब आपको मिल गया, तो फिर आपको फील होगा। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है, इस सभा की गरिमा को बनाना हमारे हाथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हमारी ट्रेनिंग में जब बच्चों में जाता है ना, कॉलेज स्टूडेंट में, तो क्या होता है, हमको पता रहता है, एक दो लड़के ऐसे होते हैं शाइनिंग मास्टर होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के ऊपर इंप्रेशन मारने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं। तो हमको जैसे ही समझ में आ जाता है कि ये लड़का ऐसा करने वाला है, हमारा सेशन खराब करने वाला है, हम सबसे पहले उसको टारगेट करके उसको चुप बैठा देते हैं। अब उसको चुप बैठाने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ चुप बैठाने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ऐसे टाइम आपने देखा ना, पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो पार्टी तोड़ के आता है उसको सबसे पहले पोस्ट मिल जाती है, बोले इधर चुप रहे, उधर ज्यादा माथापुड़ी मत कर, और सारे सीक्रेट्स वहां से निकाल लेते हैं। इसको भी क्या करना है, इसको भी सेम चीज करना है, एक अच्छी सी जिम्मेदारी दे देना है, अच्छी सी एक बात बोल देना है कि बस उसमें वो उलझा रहे। विदर्भ में एक कैरेक्टर ऐसा है, आपको और एक बात बता दूं, मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन विदर्भ का एक कैरेक्टर ऐसा है। अभी विदर्भ प्रदेश की मीटिंग चल रही थी, तो उस कैरेक्टर को खड़ा किया गया, और श्याम जी सोनी ने क्या किया, एक जिम्मेदारी दे दी, और एक जिम्मेदारी देने के बाद बोल दिया कि इसको क्या है, चुप बैठाना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट बोल दिया। और पूरी सभा में एकदम सब लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई, क्योंकि सबको पता था कि ये क्या करता है। तो सिंपल कहाँ है, देखो मैं बताऊं कि दुनिया में किसी को हैंडल करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले सामने वाले को इतना कन्विंस करो कि वो हमारे अंदर समा जाए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो अक्सर ही ऐसा काम कर लेना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रहा है तो हम उसके अंदर समा जाए, काम खत्म। आपके कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाते हैं, आपके मतभेद ही खत्म हो जाते हैं।
और मतभेद खत्म करने का तरीका और एक चीज बता दूं, यहाँ सारे पदाधिकारी है कि बाहर के भी कोई सदस्य हैं? बाहर के भी है। नहीं तो सारे सेक्रेटरी यही भूल जाएंगे। बता दूं? हाँ बता दूं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ऑडिशन लेता है और उठता है ये ऐसा वैसा, तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट कर डालो। अरे क्या बात है, एकदम बेहतरीन, बहुत सही बात बोली आपने। आधा ठंडा हो गया, और आधा ठंडा होने के बाद में उसके थोड़ा सा सकारात्मक पार्ट देखना और फिर उसको बाद में समझाना कि बाबू ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होता है। मेरे बेटे ने मेरे से सवाल पूछा था कि ईश्वर पे इतना विश्वास करने की क्या जरूरत है, वो क्या करता है, जो कुछ करता है हम ही करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब बिल्कुल सही बोला बेटा, तुम बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो, तुमने बिल्कुल गलत नहीं बोला। तुम्हारी बिल्कुल जो कंप्लेंट है या जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अब उसको अगर मैं बोल देता ये फालतू बात है, ऐसे नहीं करना, भगवान भगवान होते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या सुनता था? वो बिल्कुल नहीं सुनता था। जैसे ऐसे बोला तो यस, एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया। हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस चाहिए। घर में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भी इंपॉर्टेंस चाहिए। हमारे जमाने में तो सही समझता था, लेकिन आजकल छोटे बच्चे को अगर उसके दोस्त के सामने डांटो तो इंसल्टिंग फील होता है, वो इमीडिएट आके कंप्लेंट करना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ का छोटा कार्यकर्ता भी वही काम करता है। मैंने बेटे को सीधा वो समझाया और फिर धीरे से एक चीज बोली, तुम्हारे हक में कितनी बातें, तुम्हारे हक में कितनी बातें। तुम एग्जाम देने जा रहे, सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जाते जाते पता चला कि एकदम तूफान बारिश हो गई और कार भी घर पे नहीं। अभी बोलो क्या करोगे? ये तो बारिश तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। बस प्रार्थना वही काम करती है, भगवान की प्रार्थना वही काम करती है। जितना हमारे हाथ में वो प्रयास, और जो हमारे हाथ के बाहर है, हमारी कैपेसिटी के बाहर है, उसके लिए प्रार्थना काम आती है, ईश्वर काम आता है, भगवान काम आता है। सिंपल है। ये सारा एटीट्यूड जब हम बहुत शांति से सोचेंगे, सवेरे आप उठकर अगर ओंकार का जप कर ले, मेडिटेशन कर ले, तो आपका माइंड इतना शुद्ध तरीके से बैलेंस होगा कि किसी ने कुछ बोल भी दिया ना तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका सुरक्षा कवच इतना तगड़ा हो जाएगा। वो सुरक्षा कवच आपको हर जगह बचाएगा, क्योंकि छोटी मोटी बातों से आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, होता रहता है, चलो ठीक है, होता रहता है। ऐसा करके आप उसको बिल्कुल, सॉरी मुझे पता ही नहीं कि कितना समय हमको बात करना, 15 मिनट से। आपको कुछ बोलना है? कुछ आपका कोई सब्जेक्ट रह गया? तो ये सिंपल तरीके हैं सारे। जितना हम अपने आप को इजी करेंगे उतना हमारी लाइफ भी इजी होगी। जितना हम अपने आप को इजी करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जितनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी लाइफ है, थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड बनाई किसने? हमने खुद ने बनाई, और किसी ने भी नहीं बनाई। आप में से मियां बीवी के झगड़े है या नहीं है? कितने लोगों के हैं? कितने लोग? कैसे सेटल कर लेते हो? संगठन में सबके हैं लफड़े, जितने भी लफड़े नहीं साहब जी, झगड़े। इधर कुछ तो गवारों ने भी हाथ उठा लिए। आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों को मार देते हैं गुस्से में आके? अच्छा, मार देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? हमको लगता है कि अपने बच्चों को मार के बहुत अच्छा काम किया है। जितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं ना, उसका कारण भी हम ही है, उसका कारण भी हम है। तो हमको वो सब काम करना ही नहीं है। मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, होने तो होने चाहिए, लेकिन वो बस रात के 12 के पहले खत्म भी हो जाना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो 4 दीवारी के बाहर नहीं आना चाहिए। झगड़े कर लो 4 दीवारी के अंदर। अकोला की एक काउंसिलिंग की केस कर रहा था, तो माँ बाप आए मेरे पास में कि बोले भाई वो लड़की शादी करने को तैयार नहीं, MBA फाइनेंस से कंप्लीट हो गया, नौकरी कर रही, हमने आपका नाम सुना है तो हम आपके पास अमरावती चल के आए। ठीक है, उसका डाटा ले लिया पूरा। मैं बात करके देखता हूँ, उसको फेसबुक पे जाके उसको देखा मैंने, क्या हुआ क्या नहीं, कौन है। फिर एक दिन ऐसी बात करते करते, क्योंकि ऐसा तो कुछ बात करेगी तो मुझे पता है रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, तो उसको बताया नहीं कि उसकी काउंसलिंग हो रही है। और फिर बाद में उसको पता किया, और पता करने के बाद उससे फ़ोन पे बात किया, और फ़ोन पे बात करने के बाद बोला कि एक प्रपोजल है, और मुझे पता चला कि तुम मतलब शादी करना है तुमको। आपको किसने बोल दिया शादी करना है? अरे मतलब बेटा इतना नाराज मत हो, मैं तो देखा तुमको फेसबुक पे और मुझे लगा कि ये प्रपोजल मेरे लड़के के लिए अच्छा है, मेरे को तो इतना कोई बड़ा लड़का है ही नहीं। तो बोली अंकल मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपका फेसबुक प्रोफाइल अभी चेक किया है, तो उसमें मुझे कुछ लग रहा है, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहती। मतलब क्यों, क्या हो गया? फिर धीरे धीरे उससे इंटरेक्शन बढ़ाया। इंटरेक्शन बढ़ाने के बाद पता चला कि उसके घर में मम्मी पापा के भी झगड़े हैं, अंकल आंटी के भी झगड़े। तो बोली शादी करके झगड़े करना है तो मुझे शादी नहीं करना। बात को समझ लीजिए, बहुत गहराई से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ।
मैं उस बात को भी छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिस बात की तकलीफ हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। एक पॉपुलेशन वाली बात हो रही थी। आज हम लोगों ने सोचा था कि आपके जो 3 रो है, 3 रो में अलग अलग सब्जेक्ट देके यहाँ से कुछ को वक्ता बना कर जाएं, लेकिन अभी इतना समय हमारे पास नहीं बचा है। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो छोटी बातें हमारे संस्कारों के अंदर आ जाती है, आपको बताएं कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि ये सारा बच्चे जो देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे असर नहीं होता है। मैं और कुछ बातें आपको महाभारत की कुछ एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क हमारे पर पड़ता है। आपको सबको पता है कि महाभारत में एक किस्सा हुआ था कि लास्ट में अंतिम में पितामह भीष्म मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और तीर उधर चुभ रहे थे और खून लहूलुहान हो रहा था और उनको संक्रांति के बाद ही उनको अपना शरीर छोड़ना था। तो तब तक वो जीवित थे, तो तब तक सबने सोचा, क्योंकि इच्छा मृत्यु था उनके पास, सबने सोचा कि चलो इनके पास जाके ज्ञान ले ले। बचा कौन था? सिर्फ पांडव और द्रौपदी। 5 पांडव वहाँ पर पहुँच गए, द्रौपदी भी वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने ज्ञान लेना चाहा और उन्होंने ज्ञान की बातें शुरू की। पितामह भीष्म ने ज्ञान देना शुरू किया। वैसी द्रौपदी एक मुस्कुराहट उसकी थी, जो एक मतलब उपहासात्मक जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब क्या कहेंगे उसको कि हाँ, एक अलग तरह की मुस्कुराहट थी कि भैया अभी छोटा ना फालतू ज्ञान की बातें हो रही। युधिष्ठिर ने डांटा, चुप रहो, पितामह कुछ ज्ञान की बातें बता रहे। फिर बातें शुरू हो गई, फिर ज्ञान दिया गया, फिर ज्ञान देते फिर द्रौपदी हंस पड़ी। फिर अर्जुन ने डांटा कि तुमको बोला ना भैया ने चुप रहो, तुम क्यों हंस रहे हो? तब पितामह कहते हैं कि नहीं हंसने तो उसका जायज है हंसना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बेटा तुम क्यों हंस रहे हो? द्रौपदी ने कहा कि पितामह एक बात पूछूं, आपने अभी इतनी सारी ज्ञान की बातें कर दी, मुझे एक बात बताइए, उस वक्त आपका ज्ञान कहाँ गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था, ये सारा सब अन्याय अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा था, उस वक्त आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? पितामह ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, बेटा तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, तब मुझे नहीं पता था, तब मैं अधर्म का खाना खा रहा था, और वो अधर्म का खाना खा रहा था तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी, और अब वो लहूलुहान होकर वो सारा गंदा खून निकल गया, इसलिए अब मुझे ज्ञान की बातें उभर के आ रही है। और इसलिए कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ बाहर जाके कुछ हमारा जो मतलब एक सात्विक खाना है वो छोड़ के कहीं दूसरा खाना खा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है बना है, वो अगर हम खाना खा रहे हैं तो अभी भी संभलने का मौका है। हमको लगता है डॉक्टरी मेडिकल साइंस बोलते थे इसमें प्रोटीन बहुत है, इसमें विटामिन बहुत है, फलाना ढंग हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा अगर कोई खाना हम जिसको अभी स्पष्ट रूप से कह दूं कि नॉनवेज अगर हम खाते हैं, नॉनवेज की थोड़ी सी ललक या हमारे अड़ोस पड़ोस में भी है, तो मैं कहता हूँ कि उस होटल में भी जाना मुश्किल, लेकिन उतना नहीं टाल सकते तो कम से कम इतना तो टाल देना चाहिए कि वहाँ पर हमने ये नहीं खाना, उसके बर्तन में नहीं खाना है, या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मन अगर खराब हो गया तो हमारे संस्कार खराब होंगे, हमारा परिवार खराब होगा, हमारा समाज खराब होगा, और देश की तो बात ही छोड़ दो। ये महाभारत में और रामायण में बहुत सारी ऐसी बातें दी है कि जिसके उत्तर हमको पता ही नहीं है। आप में से बहुत सारी महिलाएं, कल हमारी बात चल रही थी, आप मुझे बताइए, आप राम जी की पूजा करते हो? अभी तो 22 जनवरी को तो जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, कितने लोग राम जी को मानते हैं? वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। अभी मुझे एक बात बताइए कि राम जी ने सीता जी के साथ सही किया था क्या? गलत किया? एब्सोल्युटली राइट, गलत किया। सीता जी की कोई गलती थी? नहीं थी। सीता जी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अग्नि परीक्षा के बावजूद भी उनको कुटिया में भेजा गया। आपको अगर साड़ी का प्रॉमिस किया जाए, आपको मोबाइल का प्रॉमिस किया जाए, आपको कल मार्केट में चलने का प्रॉमिस किया जाए, और आपको वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया जाए, गुस्सा आता नहीं आता? आजकल तो अकेले चले जाते हैं। अकेले नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जी। अच्छा चलो, जो आपके हस्बैंड के हाथ में है, जो आपके हस्बैंड में हाथ में है, वो पूरा उन्होंने नहीं किया, गुस्सा आता है? यस, आता है। अभी सीता जी को गुस्सा आना चाहिए, सीता जी भी एक स्त्री है, जब उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ तो आप राम जी को क्यों मानते हो? तो राम जी को मानना ही नहीं चाहिए ना। फिर 22 जनवरी इतनी जोरदार से धूमधाम से मनाने की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है, उस कहानी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस कहानी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब ये बात चल रही थी उस सभा मंडप में, जब धोबी ने आरोप रख दिया था राम जी के ऊपर, और राम जी के ऊपर आरोप रखा, राम जी चिंतित हो गए। राम जी हर बात सीता जी से शेयर करते थे, लेकिन सीता जी ने देखा कि पिछले 4-5 दिन से प्रभु भोजन नहीं कर रहे हैं बराबर, उनका दिल नहीं लग रहा है। रात को भी वो अपने गैलरी में वहां पर पैसेज में घूम रहे हैं। उन्होंने आज की भाषा में CID अपने दासियों को लगाया काम पर कि पता करो प्रभु की ऐसी कौन सी चिंता है जो मुझसे भी शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने पता किया, उन्होंने पता करके बताया कि
देवी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब जब देवी को मालूम पड़ा, सीता मैया को मालूम पड़ा, तो सीता मैया ने राम जी से सीधी चर्चा की और कहा कि पहले एक आप राजा हो, फिर मेरे पति हो, आपको राजधर्म निभाना चाहिए। मैं यहाँ के अध्यक्ष से भी यही बात कहना चाहता हूँ, आपको राजधर्म पहले निभाना चाहिए। मुझे पता है कि आपकी दुविधा क्या है। आपको लगता है कि मैं अगर सीता के साथ ऐसा करूं तो सीता के साथ अन्याय होता है, और सीता के साथ ऐसा नहीं करूं तो कल प्रजा क्या सोचेगी। आपका प्रभु, आपका ये प्रश्न, द्विधा मनस्थिति मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि आप मुझे प्रजा के सामने ऐसा ऐसा दंड दो, ऐसा ऐसा मेरे साथ काम करो, और उसके बाद, क्योंकि आप पहले राजा हो, आपका राजधर्म पहले है, फिर पति धर्म। और फिर पत्नी की सलाह से राम जी ने ये काम किया और बड़े दुखी मन से होकर ये काम किया, और उसके बाद शय्यागृह में राम जी कभी भी अपने बिछाने पर नहीं सोए, वो जमीन पर सोए। ये उनका त्याग था, और इस त्याग के कारण हम राम जी को राम जी मानते हैं, क्योंकि पिता के लिए त्याग, परिवार के लिए त्याग, हर चीज के लिए त्याग, और पत्नी व्रता है। तो ये है राम जी की महानता, और ये राम जी की महानता के कारण हम राम जी को राम भगवान बनाए। ये उसके पीछे का कारण है। बजाओ बजाओ साहब, क्यों ऐसा संकोच क्यों करते हैं? तो जब हम ये हमारी बात हम पढ़ते हैं और हमको ये बात नहीं पता होती है, हमको ये बात पता नहीं होती, हमारे बच्चे हमको सवाल पूछते हैं, और हमारे बच्चों को हम जब जवाब नहीं दे पाते, तब दूसरा धर्म वाला आके अटैक करता है, फिर वो बातें बताता है, तुम्हारे प्रभु ने तो ऐसा कर डाला था, तुम्हारे इसने तो ऐसा कर डाला था, तुम्हारा उसका तो वैसा था, और हमारे बच्चों के पास जवाब नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। इस बात का ज्ञान हमारे घर में होना चाहिए। इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हो गया अभी 300 सेकंड बचे हैं। 300 सेकंड में से 240 सेकंड आपको दे देंगे कुछ सवाल हो तो पूछने के लिए। 60 सेकंड में बात करूं, सिर्फ एक काम करना है, शाम को बैठते वक्त पूरे परिवार को साथ में भोजन करना है, या कम से कम 10 से 15 मिनट का कोई भी भजन, स्तोत्र, जो भी आप कहना चाहते वो करो। और वो करते करते रोज एक कहानी। जीजा माता का शिवाजी ऐसे ही नहीं बना। हमको भी लगता है कि मेरा बेटा विवेकानंद बने, मेरा बेटा अमिताभ बच्चन बने, मेरा बेटा शिवाजी बने, मेरी बेटी लता मंगेशकर बने। अरे ये सारे बन जाएंगे, लेकिन लता मंगेशकर बनने के लिए हृदयनाथ मंगेशकर कौन बनेगा? विवेकानंद बनने के लिए माँ भुवनेश्वरी देवी कौन बनेगा? शिवाजी के लिए जीजा माता कौन बनेगा? अमिताभ बच्चन के लिए हरिवंश राय बच्चन कौन बनेगा? ये भी तो हमको पहले बनना पड़ेगा। तो पहले हम बनिए। हम कैसे बनेंगे? तो हम बनेंगे उनके साथ में लेकर, साथ में बैठकर, साथ में चर्चा कर कर। आप उनसे एक फ्रेंडशिप का रिलेशन डेवलप कीजिए। आपके बच्चे बाहर कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। बराबरी के बच्चे होंगे तो आप उनसे शेयर कीजिए ना, उनके गले में हाथ डालिए, पूछिए क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है। चलो, आपका बच्चा जिस दिन आपके साथ आपकी उसकी अपनी खुद की बात, खुद की व्यथा शेयर नहीं करे, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गाली होगी। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गाली होगी। तो हमारा बच्चा हमारे साथ कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो जिस दिन शेयर करना शुरू कर दे, समझ जाइए आप अच्छे पेरेंट्स हो। और लास्ट में जाते जाते 2 बातें कह के जाऊंगा उसमें की पहली बात, जिस दिन आपका बच्चा उसको भगवान पूछ ले कि भैया अगले जन्म में तुमको क्या चाहिए, और उसने बोल दिया कि अगले जन्म में कुछ नहीं दिया तो भगवान चलेगा, लेकिन ऐसे ही माता पिता देना, तो समझना आपने आपका कर्तव्य पूरा कर लिया। और जिस दिन आपके माता पिता को ये सवाल पूछा जाए और उन्होंने ये कह दिया कि भगवान कुछ मत देना, लेकिन ऐसी ही संतान मुझे अगले जन्म में देना, तब जाके समझना कि आपने भी आपका कर्तव्य पूरा कर लिया। और जाते जाते हम दोनों की तरफ से एक बात कह देता हूँ, अगर मेरे शब्द आपके कानों तक पड़े हो तो समझ जाओ कि मैंने मुंह से बोला है। अगर मेरे शब्द आपके कानों तक पड़े हैं तो समझ जाओ मैंने मुंह से बोला है। लेकिन अगर मेरे शब्द आपके दिल को छुए हैं तो समझो मैंने दिल से बोला है। मैं और सतीश भैया कोलकाता प्रादेशिक महेश्वरी समाज का बहुत ओम का क्या ओम का प्रैक्टिस। देखो, ओम का उच्चारण जो होता है वो 108 तरीके से होता है। 108 तरीके से ओम का उच्चारण होता है। तो ओम जो है हम सीधा ओ बोलते हैं, लेकिन ओम का स्वर कैसे करना है? छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो ओ नहीं बोलता है, वो क्या करता है? आ आ आ आ आ आ आ। तो ये 1:2:3 का रेशियो एक सिंपल ओम होता है। अ, ओ और म। तो अ नहीं होता है, वो आ होता है, ओ भी नहीं होता। आंख बंद करके जब हम करेंगे तो ये वाइब्रेशंस होते हैं, ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं। ब्रेन के ब्लॉकेजेस वॉकेजेस का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं आता। मेमोरी स्ट्रांग होगी, बीपी कभी बढ़ेगा नहीं, बीपी कभी बढ़ेगा नहीं। आंख बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ध्यान में बैठने के लिए दो चीजें होती है। ध्यान में बैठने के लिए एक आप ऐसे बैठ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान मुद्रा, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। एक छोटी सी बात, अगर समय है तो शेयर कर दूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। चरक ऋषि के शिष्य थे वाग्भट जी। वाग्भट जी का कहना है 85% बीमारियां दुनिया में 85% लोगों को होती नहीं है। 85% बीमारियां 85% लोगों को होती नहीं, सिर्फ 15% बीमारियां 15% लोगों को होती है। 800 करोड़ की जनता का 15% पकड़ लो तो 2.25% होता है। 2.25% मतलब 20 करोड़। अब 20 करोड़ के ऊपर तो डॉक्टर ही है हमारे यहाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 800 करोड़ की जनता में 20 करोड़ के ऊपर तो डॉक्टर ही है। लेकिन उनका कहना है कि 85% बातों का इलाज हमारे साथ ही होता है। अब आपको सिंपल तरीका बताऊं कि जो जितना कुछ सिस्टम है वो सारा सिस्टम हमारे पास ही दिया है। ये जो हाथ है, ये जो पैर है और ये जो कान है, इसमें सारा एक्यूप्रेशर सिस्टम है। आप किसी भी चीज का कभी भी इलाज कर सकते हो, कभी भी इलाज कर सकते हो। तो आपको जो अगर कभी इलाज करना है तो आपका सिंपल सिस्टम क्या है, ये क्या करता है? ये हमारा जो शरीर है कितने तत्वों से बना है? 5 कौन से तत्व हैं? आकाश, पृथ्वी, जल। आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। अब ये 5 उंगलियां हैं और ये 5 उंगलियां उसको रिप्रेजेंट करती है। आपको पता है ये 5 उंगली कैसे कैसे रिप्रेजेंट करती है? कौन बताएगा? एक सिर्फ 30 सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर जिंदगी भर भूलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। 30 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी। हम जब यहाँ से अभी मीटिंग में बैठे बैठे मान लो पीछे वाले भाई साहब को टॉयलेट जाना है तो वो क्या इशारा करेंगे? जोर से बोलेंगे कि सर मैं जा रहा हूँ टॉयलेट के लिए। बोलेंगे क्या करते? ये क्यों? यही उंगली क्यों? ये उंगली क्यों नहीं? ये उंगली क्यों नहीं? ये उंगली क्यों नहीं? क्योंकि ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जल तत्व। अभी हम आपका हाथ ऐसा पकड़ लेंगे, अभी जमीन के नीचे क्या है? पानी। तो ये हो गया जल तत्व। उसके ऊपर क्या है? पृथ्वी तत्व। अब उसके ऊपर क्या है? आकाश। तो ये हो गया आकाश, ये हो गया वायु और ये हो गया अग्नि। बस खत्म। अगर आपको किसी ने पूछा कि 5 तत्व कौन कौन से, तो ये 5 तत्व। कौन सी उंगली किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करती है। काम खत्म। कितना सिंपल है। अभी आप ऐसी उंगली पकड़ेंगे और बोल देंगे फटाफट, ये जल है, ये पृथ्वी है, अग्नि है। हाँ, ये जल है, पृथ्वी, आकाश है, वायु है, अग्नि। खत्म हो गया बात। और इसीलिए वायु को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? वायु और अग्नि दोनों खतरनाक है तो हम क्या करते हैं? ये ऐसा कर दिया तो ये दोनों को कंट्रोल कर लिया। ये होगी ध्यान मुद्रा, इसलिए इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। अब जब ध्यान मुद्रा होगी तो जिनको जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता है उनके लिए आसान तरीका क्या है? इस मुद्रा में बैठ जाना। इस मुद्रा में बैठ जाना तो ये होगी ध्यान मुद्रा। अगर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टॉपिक याद नहीं है उनको, तो एक हाथ से ये करे और एक हाथ से पेपर लिखे, मेरा दावा है वहां पर भी उनको सक्सेस मिलेगी। जो चीज याद नहीं आती वो भी याद आ जाएगी। ये पढ़ाई करते वक्त ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर वायु का तत्व बढ़ गया है, जितनी भी पेनफुल बीमारियां होती है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, तो कुछ नहीं करना। ये वायु तत्व को कम करने के लिए ये देखो, मैं ये स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिंदगी में 3 सुख होते हैं। पहला सुख है स्वास्थ्य सुख, दूसरा सुख है संबंध सुख और तीसरा सुख है संपत्ति सुख। हम लोग उल्टा चलते हैं, पहले संपत्ति को मानते हैं। तो पहले स्वास्थ्य को मानना चाहिए, संपत्ति आते जाते रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है संबंध। हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, लेकिन हमारे पास बात करने वाला हमारा भाई भी नहीं है, हमारी बहन भी नहीं, हमारे माँ बाप भी नहीं है, तो आपके पैसे कुछ काम के नहीं है साहब। तो संबंध सुख भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके रिलेशन इतने स्ट्रांग है कि सारी दुनिया आपके लिए खड़ी हो जाए, बस खत्म हो गई बात। पैसे की जरूरत ही नहीं है, ये सारे लोग खड़े हो जाए तो आपके पास सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। स्वास्थ्य तो ये हो गया आपका ही। आपने जब प्लेन में आप जब जाते हो या आकाश झूला जो होता है उसमें झूले में जाते हो, तो जैसे ऊपर जाते हो आपके कान में होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बीमारी है वो आकाश तत्व से रिलेटेड है। तो ये उसके लिए जिनको कम सुनाई आता है उनके लिए आकाश तत्व से। क्योंकि कान में ही क्यों होता है? आप देखेंगे कान में सबसे पहले होता है, ऐसा करते से कान में। तो ये सिंपल तरीके हैं कुछ, ये कुछ सिंपल तरीके हैं। आप इन सिंपल तरीकों को अपनाएं, आप इसको समझ सकते हैं। कभी अगर मौका पड़ा तो हम लोग इसको जूम पे मीटिंग करके एक हफ्ते भर का ऐसा सेशन ले लेंगे स्वास्थ्य के ऊपर, जो सवेरे एक टाइम ठहरा के हम बात कर सकते हैं। तो हम लोग बैठ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा रोज का काम है, मेरा रोज का काम फिक्स करता है, तो उसको ये बैठ के इन्वॉल्व कर लेंगे, कैमरा लगा देंगे। तो इसके साथ साथ 2-3 चीजें होगी। आइए, ओम का जब बोल रहे थे ना, आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करना, रीढ़ की हड्डी। ये सचिव महोदय किधर है? हाँ जी, आपको बताऊं, सेक्रेटरी को हम संस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों बोलते हैं, उसका कारण है कि शरीर में रीढ़ की हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट है।
शरीर में रीढ़ की हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी खत्म, सारी दुनिया खत्म, क्योंकि ये यहाँ से लेके नीचे ऊपर ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम क्या करता है? ये जो रीढ़ की हड्डी है, एक मिनट वैसा, ये जो रीढ़ की हड्डी है, डॉक्टर लोग हैं कोई यहाँ पर? ये जो रीढ़ की हड्डी, इसके ढेर सारी ब्रांचेस हैं, और ये ब्रांचेस यहाँ पे अगर इनको मैं पिन चुबाऊं तो ये इमीडिएट ब्रेन पर पहुंचती है, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ पर देती है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ब्रेन तक मैसेज करती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अगर आजकल लोकल एनेस्थीसिया हो गया, यहाँ ऑपरेशन करना तो यही इंजेक्शन दे देते, क्योंकि यहाँ से मैसेज पास नहीं होगा तो आगे कहाँ जाएगा? साइंस डेवलप हो गया, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया पहले पूरी बॉडी को दे देते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारी मतलब बॉडी का मैसेज जो है वहां पर पहुंचता है। और हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी कौन है? बजाइए इनके लिए तालियां। तो आइए हम ओंकार का जप लेते हैं। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, और आंखें बंद करके ध्यान करना। तो ये यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। हमारे बॉडी के अंदर 8 चक्रास हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र, बोलते हैं ना, यहाँ पे जब मौत में जाते हैं हम तो यहाँ पे वो फूट जाता है, तो उसके बाद कपाल फूट जाए, कपाल क्रिया बोलते हैं, फिर आते हैं। इसका मतलब क्या? हम समझते हैं कि प्राण यहाँ से निकला, जबकि प्राण पहले निकल चुका है, बाद में कुछ नहीं रहता है, बाद में केवल शरीर है। लेकिन ये हमारी, चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को शेयर करना ज़रा डिफिकल्ट है। ओंकार का जब हम करेंगे तो आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, हाथ ध्यान मुद्रा में रखें। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। सांसों को गहरा भीतर भरना, डीप ब्रीदिंग, एकदम डीप, और फिर मुंह से उच्चारण होगा, लेकिन सीधा ओ नहीं होगा, ओ और आ के बीच का स्वर होगा। हमको कम से कम 3 बार करना है। फिर से एक बार सांसों को गहरा भीतर भरना, एक बार और गहरा भीतर भरना, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, आंखें अभी हमारी बंद। सारा ध्यान केंद्रित करना सांसों की गति के ऊपर, जो भीतर की ओर आ रही है, बाहर की ओर जा रही है। हम ऐसी कल्पना करें कि जहां पर सूर्योदय हो रहा है, ऐसी जगह हम विराजमान हैं। हम केवल सूर्योदय देख रहे हैं। सूर्य के भीतर, उस चिन्ह के भीतर ओम का एक चिन्ह, और उस ओम को छूती हुई सारी किरणें मेरे शरीर और मेरे मन के भीतर प्रवेश कर रही हैं। जब ये किरणें मेरे शरीर और मेरे मन के भीतर प्रवेश कर रही हैं, तो मेरे मन के विकार मेरे शरीर के भीतर, मेरे मन की व्याधियां मेरे शरीर की व्याधियां, मेरे मन के रोग मेरे शरीर के रोग एक एक करके नष्ट हो रहे हैं, एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ केवल सूर्योदय, उसके भीतर ओम का एक चिन्ह, और उस ओम को छूती हुई सारी किरणें मेरे शरीर और मेरे मन के भीतर प्रवेश कर रही है। जब ये किरणें मेरे शरीर और मेरे मन के भीतर प्रवेश कर रही है, तो एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, प्रेरणा, चेतना और कई सकारात्मक विचारों के साथ साथ मेरा मन शांत 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 हो रहा है। पहले से कई अधिक प्रसन्नता मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो सूरज का उदय, सारे विकारों से, व्याधियों से, रोगों से मुक्त मेरा मन, मेरा शरीर, नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई चेतना और सकारात्मक विचारों के साथ साथ शांत 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 हो रहा है। पहले से कई अधिक प्रसन्नता मैं महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे सांसों की गति पहले से कई अधिक धीमी और सामान्य हो चुकी है। इस धीमी और सामान्य गति के साथ साथ मेरा मन भी शांत हो चुका है, प्रसन्न हो चुका है, और अधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा है। कुछ समय, कुछ पल, कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाए चारों से। हाथ ऊपर उठाएं, हथेली वापस करें तो सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें, पूरे चेहरे से
कैसा लगा? कुछ नहीं करना है, हमारे मन की शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए बस थोड़ा सा ध्यान कर लेना, थोड़ा सा मेडिटेशन। और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आकर अगर हम कर लें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर ये बात कर लें, तो निश्चित रूप से कहूँ कि डॉक्टर के पास जाने का, मेडिकल का खर्चा, एक इकोनॉमिक्स का एनालिसिस जो है, एक सर्वे जो बताता है कि हम जिंदगी भर में जितनी कमाई करता है उसके 40% कमाई हमारी सिर्फ मेडिकल खर्चे में जाती है, डॉक्टर के पास जाती है। मतलब आप 140 रुपए की मेहनत करते हो, तब जाके आपके हाथ में बचते हैं 100 रुपए। तो ये 40 रुपए एक्स्ट्रा कमाने क्यों? तो 140 रुपए एक्स्ट्रा कमाओ, लेकिन वो हमारे पास बचे, ऐसी व्यवस्था करो। तो उसके लिए सबसे पता चला कि अरे कुछ नहीं था, दुबला पतला था, डायरेक्ट हार्ट फेल हो गया, ये हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। तो कैसे हो गया पता नहीं, उसका रीजन एक ही है कि कई अननोन रीजन हो गए, लेकिन हमारे पास में ये एक है, और जिसके पैसे नहीं लगते, आप कहीं पर भी टेरेस पर बैठ कर भी ये काम कर सकते हैं। तो आपका ये फायदा तो वैसे ही हो जाएगा। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आज 3 चीज़ों का प्रॉमिस आप यहाँ पर कर रहे हैं। पहली चीज़ का प्रॉमिस है झूठा नहीं डालेंगे। कितने लोग कर रहे हैं? तो बचपन से हाँ, वेरी गुड। जो नहीं डालते उनका अभिनंदन, और जो डालते हैं वो आज से सुधार कर लेंगे। दूसरी चीज, दूसरा असाइनमेंट क्या था? दूसरा असाइनमेंट क्या था? ईगो। यस, कौन जवाब दिया? क्या बात है भाई साहब, आपके लिए पूछे किधर है? हमारे प्रोजेक्ट पे आप हाईलाइट करिए, और जो हमको पॉसिबल है उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 3 साल के अंदर कलकत्ता प्रादेशिक माहेश्वरी सभा जो है वो कहीं के कहीं रहेगी, टॉप पर रहेगी। और इतना सक्षमता आपके भीतर है, क्योंकि ऑल इंडिया में जब आपको कलकत्ता को देखा जाता है तो एक अलग नजरिए से देखा जाता है। सारे दानदाता यहाँ बैठे, दानशूर यहाँ बैठे, तो मैंने पहली बार भी देखा कि खर्चा करने की तैयारी मेरी है। एक भाई साहब उधर बैठे हैं। तो आपके पास जब इतना सब कुछ सोना है, हीरा है, तो आप उसका पूरा उपयोग लीजिए। आइए जोरदार तालियों के बीच आप लोगों के लिए। जो जितना कुछ अच्छा हुआ है उसका धन्यवाद आप आपकी यहाँ की बॉडी को दे दें। अगर लेकिन कोई बात गलती से हमारी चूक गई हो तो उसके लिए हमको क्षमा कर दें। नहीं अनिल भैया, आपका धन्यवाद तो हमारे मंत्री महोदय करेंगे ही। बहुत कम जगह शाम के 5 बजे इतने कार्यकर्ता रहते हैं, बहुत कम जगह, बहुत जगह होता है हमारा। तो इसलिए आपकी ताली इनके लिए, इनकी ताली उनके लिए, उनकी ताली उनके लिए, हम सबकी ताली सबके लिए। हम लोगों ने भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह हमें हमारे संगठन की संरचना को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, किस तरह महासभा हमारे प्रदेश सभा के साथ कैसे जुड़ी हुई है, और आप अंचल के कार्यकर्ता किस तरीके से उसके लिए जिम्मेदार हैं। महासभा की जो परियोजनाएं चल रही है उसके बारे में कुछ आपको बता देना उचित है। हम लोगों ने कल ABMM इनोवेट, जिससे युवा व्यवसाय के साथ जुड़ सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, इसका एक कार्यक्रम लिया था। और आज ये कार्यक्रम लिया है कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का। इसी कड़ी में आगामी 27 तारीख को हमारी आने वाली पीढ़ी जीनियस माहेश्वरी किड कैसे बने, हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर कैसे हम लोग परिवर्तन लाएं, इसके लिए श्री रमेश जी पटतानी कलकत्ता आ रहे हैं, और उनका भी कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंदर गर्भाधान से लेकर के 15 साल तक के बच्चे का लालन पालन किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में वो हमें विस्तृत रूप से बताएंगे। मेरा अनुरोध है महिला समिति के सभी को, महिलाएं कृपया जाएं नहीं भाई, सुन लो मेरी बात। 27 तारीख को रमेश जी पटतानी का जो कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जीनियस किड के रूप में तैयार करना चाहते हैं, उसके अंदर परिवार के अंदर जो नई शादी हुई है उन लोगों को तो आप लोगों को इंक्लूड करना ही है। इवन जो बच्चे जिनके 1 से 5 साल 6 साल के बच्चे हैं उन लोगों को इस कार्यक्रम में जरूर से बुलाया जाए, और अगर संभव हो तो अपनी जो बच्चियां हैं अभी जिन शादी होने वाली है उन लोगों की भी अगर शामिल कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और कार्यक्रम है, प्रशासन में भी माहेश्वरी की बराबर की भागीदारी हो, इसके लिए महासभा ने 2030 तक कम से कम 100 IAS IPS माहेश्वरी समाज के होने चाहिए। इसके लिए अलग से प्रकल्प लिया है। महासभा के प्रकल्प मिशन IAS 100 हेतु माहेश्वरी युवाओं को प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति देने का
अगर कोई बच्चा IAS इसकी UPSC की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है महासभा की तरफ से। उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 4 फरवरी 2024 को। इस टेस्ट में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें और स्कॉलरशिप देकर वो अपना दिल्ली के अंदर बिल्कुल महेश्वरी का छात्रावास बना हुआ है जहाँ रह करके वो अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सबको बुला लीजिए ना, सबको। अच्छा, कोई भी ना जाए, IT की व्यवस्था है, सबको यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश मंत्री श्री संपत जी मालना को। हमारे अतिथियों का, प्रशिक्षकों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भाई गणेश जी। यद्यपि माहौल जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लंबी क्लास के बाद में और जैसे सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं और वो थकान सी हो जाती है, वैसी कुछ स्थिति अभी लग रही है। लेकिन फिर भी ये रस्म अदा करना जरूरी है। हम सर्वप्रथम तो जो सतीश जी चरखा ने हमें सुबह बात बताई थी कि मेरा दावा है कि शाम तक जब ये प्रोग्राम शेष होगा तब भी आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि अभी हम और कुछ सीख पाते, अभी हम और कुछ आपसे ज्ञान ले पाते। वास्तव में हमारी स्थिति वैसी ही है। हम अनिल जी राठी एवं सतीश जी चरखा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ आना स्वीकार किया। तत्पश्चात मैं आभारी हूँ हमारे दानदाताओं का, श्री राजकुमार जी कंडानी एवं श्री अरुण जी सोमानी का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया। तत्पश्चात मैं यहाँ की व्यवस्था के लिए मैं आभारी हूँ भाई विनय लखोटिया का कि किसी भी कार्य के लिए जब भी उसको बोला गया वो हर काम रेडी रहा हमारा यहाँ पे। और अंत में आप सभी जो यहाँ पे रविवार छुट्टी के दिन यहाँ पधारे, आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी के माध्यम से जो खुशबू इस कार्यक्रम की कलकत्ता शहर में या हमारे प्रदेश में फैलेगी, निश्चित मेरा ये मानना है कि हर वो सदस्य जब आपसे सुनेगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ तो उसके मन में निश्चित रूप से ये बात रहेगी, अरे काश मैं भी ये प्रोग्राम अटेंड किया होता। पुनः जो पधारे उनका भी धन्यवाद, और जो ज्ञान न ले पाए या जो इस आनंद का अनुभव न कर पाए उनके लिए अफसोस। धन्यवाद। अब सभी हाईटी का आनंद लेके जाएंगे यहाँ से। राष्ट्रगान होगा, आप सभी यहीं रहेंगे। फोटो सेशन होने के पश्चात राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान के साथ समापन होगा, तो पश्चात हाईटी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गा